मेरा वो भी बता आपको शेयर द लिंक ऑन द टेलीग्राम ग्रुप पे आप जस्ट ये लेक्चर की लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि फिर वो सारे बच्चे वहाँ पे है, अपना जो त्रिशूल ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग अवनी, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। अब मैं आपको शेड्यूल भी डिस्कस करती हूँ, फर्स्ट ज्वाइन इन फास्ट, फिर मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ। देखो पीजीबीपी वी हैव डन, पीजीबीपी इज लेक्चर 1, लेक्चर नो साउंड का म्हणते नाही, एकच म्हणते हां ओके आला आता। देखो लेक्चर 1, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 आई हैव डन पीजीबीपी, करेक्ट। आज की डेट क्या है? आज 24 और 25 को है, दोनों को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आई विल डू iOS, यहाँ मैं ITR लेती हूँ। 26 जनवरी को मेरी हॉलीडे होगी, इसलिए मैं सैलरी नहीं ले रही हूँ, तो वो बीच में लिंक टूट जाएगी। तो 26 जनवरी को यहाँ मैं सेट ऑफ का चैप्टर प्री रिकॉर्डेड दे दूँगी। तो हियर आई विल गिव यू सेट ऑफ का लेक्चर विच विल बी प्री रिकॉर्डेड, ठीक है। देन आई विल कम एंड देन आगे लाइव आई विल टेक सैलरी। सो प्लीज़ यू कैन नोट डाउन दिस शेड्यूल। मैम फेस टू फेस है बट इट्स इन अ स्टूडियो, तो लिमिटेड जगह है यहाँ पे, सो फ्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग ऑलरेडी। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड हियर पीजीबीपी के 4 लेक्चर्स रेडी है, पूरा यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो गया है, दिस इज़ ऑलरेडी डन। 24 को आज मैं iOS कंप्लीट करूँगी, 25 को मैं ITR लूँगी कल। तो आपको पढ़ाई करके आना है, उस हिसाब से आपका शेड्यूल बनाना है। फिर 26 को हॉलीडे होगी विच इज़ अ थर्सडे। सो आई विल लेट यू नो अबाउट आगे जो भी सैलरी होगा, आई विल टेक लाइव सैलरी, मैं लाइव करूँगी, मैं लाइव TDS का करूँगी, TDS रिवीजन, सैलरी, सेट ऑफ प्री रिकॉर्डेड होगा। बीच में जब भी हॉलीडे होगी मैं तभी एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस प्री रिकॉर्डेड दूंगी आपको। तो इस तरीके से होगा। ये मैं आपको पता है क्या कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर पेपर सॉल्विंग, और ये सब इतना होने के बाद आई विल स्टार्ट पेपर सॉल्विंग। कैपिटल गेन्स हम बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे क्या करना है, क्योंकि वो छोटा मोटा एडजस्टमेंट जैसे जैसे पेपर में आता जाएगा वो पेपर के थ्रू ही करा दूंगी। कैपिटल गेन्स का भी लेक्चर लूंगी बट आफ्टरवर्ड्स। तो बेसिकली दिस इज माय प्लान, पीजीबीपी, iOS, ITR। 26 जनवरी को होगी छुट्टी, फिर उसके बाद कल का लेक्चर अपलोड हो गया है, कल का लेक्चर ऑलरेडी मैंने एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया है, आई थिंक वो 2 आवर्स का लेक्चर है ऑलरेडी, इट इज़ प्री रिकॉर्डेड and it is uploaded on YouTube. ओके है ना, अपलोडेड ऑन यूट्यूब, ऑलरेडी इट इज़ अपलोडेड ऑन यूट्यूब। तो इस सारे लेक्चर्स की ये लाइव नहीं होगा, दिस विल बी प्री रिकॉर्डेड। टेक्निकल इशू की वजह से हमने चेंज किया है अभी स्टूडियो, तो अब के बाद अभी आपको टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे। सो जो भी लेक्चर है फ्री फ्लो चलेगा अपना। तो ये आपका सीक्वेंस है फॉर इनकम टैक्स। आर वी ओके? प्लीज़ नोट दिस डाउन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद मैं लूँगी पेपर सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग होगा लाइव। हाँ हाँ ठीक है, फिर आई विल टेक पेपर सॉल्विंग, ये मैं लाइव लूँगी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माय प्लान। सो आपको जो छोटा मोटा कुछ पार्ट होगा आपको करना है, जैसे एग्जाम्शंस आप देख लो एक बार, या ऐसा कुछ है, पेपर सॉल्विंग के साथ जो जो आएगा मैं कराऊंगी फिर। हाँ, तो चैप्टर वाइज ये मैं दूंगी, डिडक्शंस का जैसा होता है वैसा कर दूंगी, ठीक है। जिंदल उस लेक्चर में वॉइस नहीं, वो लेक्चर नहीं दिया है मैंने, आई हैव रिकॉर्डेड अ फ्रेश, दिस इज अ फ्रेश न्यू लेक्चर जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। 4th लेक्चर वॉज ऑल्सो लाइव, नहीं लिया मैंने लाइव, लेकिन ठीक है। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ऑल रेडी, iOS का सिंपल सा टॉपिक है, खत्म करना है। जनरली मैं पीजीबीपी के बाद तुरंत iOS इसलिए लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा लिंक होता है iOS और पीजीबीपी में। आप नोटबुक खोलेंगे, वील सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, आई कॉन्टैक्ट विथ योर टीचर एंड फुल एनर्जी के साथ अभी हम करेंगे। यस ऑफ कोर्स, एक और बात, ये पेपर सॉल्विंग के बाद मैं लूँगी GST। You know my subject is vast. I have 2 subjects, so please understand ये की पॉइंट्स है जो मैं लेने वाली हूँ, और बिल्कुल इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी GST। और मुझे GST में आपको 40 on 40 लेके आने की तैयारी करनी है। अगर हम 40 टारगेट करेंगे तो कहीं तो हम पहुँच जाएंगे, तो फिर मुझे ऐसा चाहिए कि हम GST का भी पेपर सॉल्विंग करेंगे बेटा। सो आई वॉन्ट टू डू GST पेपर सॉल्विंग, दैट्स माई
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम सिट स्ट्रेट इंटरैक्टिव सेशन चाहिए। केवाईसी के सॉल्यूशंस मैं चेक करा के दूंगी आपको पीजीबीपी के। आपने कर दिए क्या सॉल्व? ओके तो मैं केवाईसी चेक कराती हूँ और फिर आपको आईओएस का कराती हूँ। डिड यू सॉल्व केवाईसी क्वेश्चंस ऑफ पीजीबीपी? अच्छा केवाईसी आखिरी में चेक करते हैं, क्योंकि क्या है, मुझे आईओएस का लेक्चर आज खत्म करना है। दैट्स माई टारगेट। तो आज आईओएस खत्म करने का टारगेट है। सो लेट्स स्टार्ट। आर वी रेडी? यस, लेट्स गो अहेड नाउ। बेटा आईओएस इज अ रेसिडरी हेड ऑफ इनकम। आपको ये जानना है कि अगर कोई भी इनकम पहले 4 हेड्स में फिट नहीं होता, देन इट विल कम अंडर आईओएस। इफ इट डजंट फिट इनटू द एनी फर्स्ट 4 हेड्स, इट इज गोइंग टू कम अंडर आईओएस। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आईओएस में जनरली पीजीबीपी एंड आईओएस है ना काफ़ी सिमिलर होते हैं। जनरली व्हाट हैपेंस बेटा, पीजीबीपी एंड आईओएस आर क्वाइट सिमिलर। नाउ यू हैव टू नोट डाउन हियर, आपका जो चीज़ें हैं आपने नोट करना चाहिए। यहाँ पीजीबीपी एंड आईओएस अलाउ एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सो क्या करते हैं, एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो दे विल अलाउ यू विथ एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बराबर है। तो आप यहाँ पे पीजीबीपी और आईओएस में मर्केंटाइल भी फॉलो कर सकते हैं और कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद देयर आर सम इनकम्स, ये रेसिडरी हेड होता है, रेसिडरी हेड ऑफ इनकम होता है। लेकिन देर आर सम इनकम्स विच आर कंपल्सरी टैक्सेबल। देर आर सम इनकम्स विच आर कंपल्सरी गोना बी टैक्सेबल अंडर आईओएस। या ये देखो सम इनकम जो पक्का आईओएस में आने वाला है। बहुत इजी सा चैप्टर है आपके लिए, स्कोरिंग है। ये आपको पता है एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन ये कंबाइंड क्वेश्चन किसी और एडजस्टमेंट में ये आपको ऐड होके ये आता है। तो सम इनकम्स जो आईओएस में आने वाले, इसकी लिस्ट बनाएंगे। तो पहला इनकम जो आईओएस में आएगा इज डिविडेंड। बॉस, डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर आईओएस। तो मैं रीजन क्या है कि मैं पीजीबीपी के बाद ये लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पता है वो शेयर्स वाला पार्ट लिखवा के दिया था कि शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट या शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो हमने लिखा था शेयर्स कैसे भी हो उसका डिविडेंड हमेशा आईओएस में आता है। कम ऑन गाइस, आई वांट अ इंटरैक्टिव सेशन। तो डिविडेंड हमेशा कहाँ जाएगा? आईओएस में आएगा। तो ये हो गया दूसरा इनकम जो हमेशा। अच्छा डिविडेंड के बारे में अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं डिविडेंड के बारे में ब्रीफ में बता देती हूँ। तो ऐसा करेंगे, डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। डिविडेंड कैन बी योर डीम डिविडेंड ऑल्सो। सो डिविडेंड में क्या आएगा? डीम डिविडेंड भी आएगा। डीम डिविडेंड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 222। दिस इज ए, बी, सी, डी एंड ई। तो बेटा ई वाला जो है ये स्टार परफॉर्मर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डीम डिविडेंड होता है, कंपनी इज गिविंग लोन, कंपनी इज गिविंग लोन टू शेयर होल्डर। तो कंपनी ये डेंजर मैम, मन नहीं मानता है वाला प्रोविजन है ये, पता है। शेयर होल्डर को लोन मिल रहा है, शेयर होल्डर को लोन मिल रहा है एंड दैट लोन इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ इनकम। क्या मैम, लोन तो लायबिलिटी होती है, पता है मैम, मन नहीं मान रहा है। ये वैसी प्रोविजन है जो मन नहीं मानता है, लेकिन एक्ट ने बोल दिया कि बेटा ये आपका आईओएस इनकम होगा। सो व्हेन, अच्छा ये शेयर होल्डर कौन सा शेयर होल्डर होना चाहिए? कोई भी ऐसा वैसा शेयर होल्डर चल जाएगा? कौन सा शेयर होल्डर होना चाहिए मैम? ये जो शेयर होल्डर होना चाहिए ये ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। पूरे इनकम टैक्स में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% होता है। ये एक ही चैप्टर है जहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है 10%। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और कितना सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए? 10%। यस। तो डीम डिविडेंड में ये बाकी सब क्या होता है पता है? ये ए, बी, सी, डी में, ई में एक कॉमन पॉइंट जो है कि दिस विल बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profit। बिल्कुल मेरे साथ लिखते जाना है। आप खुद के हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होता है बेटा। मैं आपके साथ ऑफ कोर्स चार्ट बुक मेरी शेयर कर दूंगी। आई विल डू इट टुमारो इन 1 और 2 डेज। बट सिर्फ चार्ट बुक शेयर करने से अगर कोई सीए बनता तो आज हर कोई बच्चा सीए बन जाता। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है। इट इज टाइम फॉर यू टू डू समथिंग एंड वर्क। ओके, सो हियर डिविडेंड, डीम डिविडेंड 222 A, B, C, D, E। डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ऑफ कोर्स अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? आखिर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मुझे मेरी कंपनी ने, पता है ये ABCD में क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग असेट्स दिए,
डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ असेट्स या डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ एनीथिंग एल्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन के टाइम, या दिस इज ऑल्सो गिविंग ऑफ प्रेफरेंस, यू नो, दिस इज इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जैसे इंटरनल आपने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन किया होगा अकाउंट्स में, किया है क्या, पेड अप कैपिटल रिड्यूस होता है, या वो ग्रुप 2 में होगा शायद, हाँ। तो फिर ये जो होता है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर कंपनी का प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो ही वो डिविडेंड माना जाता है। ओके ना, इसके ऊपर जैसे एक क्वेश्चन है, तो पहले तो आपको समझना है डिविडेंड इज नॉर्मल मीनिंग, जो डिविडेंड होता है वो आईओएस में जाएगा। दूसरा, डिविडेंड कैन ऑल्सो इंक्लूड डीम डिविडेंड, दिस इज 222 A B C D E। ई वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी जब लोन देती है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स के लिए वो लोन बन जाता है। सी, अ शेयर होल्डर इज नॉट अलाउड टू टेक आउट मनी फ्रॉम द कंपनी। कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती है, क्योंकि मेरा 10% 12% होल्ड है, मेरे मन में आएगा मैं कभी भी पैसे ले लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो व्हेन यू टेक अ लोन फ्रॉम दैट, इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज income. Is that clear? Yes. So this is about dividend. So ये डीम डिविडेंड में आपको पता है डिविडेंड से रिलेटेड एक खास बात है। डिविडेंड से रिलेटेड पहले तो आपको पता है सेक्शन जो आईओएस के होते हैं ना बेटा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 56 to 59। आईओएस के सारे सेक्शन 56 to 59 होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है किसी भी एक्ट का, वो होता है द चार्जिंग सेक्शन। 56 इज द चार्जिंग सेक्शन। तो 56 एक लिस्ट देता है कि देखो ना, ये फलाना फलाना इनकम है ना, ये आईओएस में आने वाला है, ऐसा 56 की लिस्ट है। अब देखो आपको मैं क्या बता रही हूँ, 57 एक सेक्शन है जो बोलता है कि फॉलोइंग खर्चे अलाउ नहीं होते। तो यहाँ आपको डिविडेंड में क्या बात याद रखनी है, इस डिविडेंड में आपको याद रखनी है नो एक्सपेंसेस आर अलाउेबल। नो एक्सपेंसेस आर अलावेबल। ऑफकोर्स सृष्टि, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट बात उसने बोला। मैम ये लोन वाला इज एप्लीकेबल ओनली टू अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। एब्सोल्युटली, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, एंड वो 222E वाला प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब देखो, अगर मेरे साथ पढ़ना है तो कुछ ना कुछ मैं वैल्यू एडिशन करके दूंगी त्रिशूल बैच में, मैं ऐसे ही नहीं आपको पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट कि नो एक्सपेंसेस आर अलावेबल, एक ही खर्चा अलावेबल है, कौन सा, ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अलावेबल। डू यू सी द वे आई एम राइटिंग द नोट्स, मेरा हेडिंग रेड कलर में है, फिर नीचे सब पॉइंट्स है। आपकी भी नोट्स बहुत अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए कि जहाँ से आपको फिर मन करे कि आप वहाँ से पढ़ो ना। ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अलावेबल, वो भी जितनी मर्जी उतना अलावेबल होगा नहीं, मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड, मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड। मुझे एक सेकेंड जस्ट रामबान की कॉपी दिखा, मैं लाई नहीं उसको बोलती थी, हाँ एक बार जस्ट ग्लांस करती हूँ। मैक्सिमम 20% तक लिखते क्या तुम लोग, फिर नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अगर डिविडेंड से रिलेटेड कोई मुझे एक पॉइंट बता दे, अगर ये क्लास होती तो मैं आपको ताबड़तोड़ एक चॉकलेट या कैडबरी दे देती। सो एक पॉइंट डिविडेंड से रिलेटेड जो आप बता सकते हो, जो भी मैंने टैक्स पढ़ा है उसमें एक पॉइंट, मैम ये एक बहुत स्पेशल पॉइंट है डिविडेंड से लेके, नहीं तो मैं हूं ही बताने के लिए। आईओएस के चैप्टर में नहीं मिलेगा, ढूंढना है तो वो आईओएस के चैप्टर में नहीं मिलेगा। ये ले, थैंक यू। हिंट दे दूं, आई एम वेटिंग, कोई बता रहा है क्या? देखो मेरे साथ अगर पढ़ना है तो कुछ तो वैल्यू एडिशन करूंगी, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी। मैं एक कॉन्सेप्ट को, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन मैपिंग, एंड बेटा आई यूज दिस कॉन्सेप्ट इन जीएसटी। जीएसटी तो पढ़ना मेरे साथ, फिर देखना क्या मजा आएगा आपको। तो यस, वेरी गुड नयनी दोषी, शाबाश, आई एम सुपर डुपर हैप्पी। सरचार्ज मैम जो डिविडेंड पे होता है, इंडिविजुअल्स के लिए नॉर्मल रेट होते हैं 10, 15, 25, 37, सरचार्ज मैक्सिमम लगेगा 15%। बेटा आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो बोल के नहीं आएगा, ये सरचार्ज वाला पॉइंट याद रखना। वेरी गुड नयनी दोषी, आई एम सुपर हैप्पी विथ योर आंसर कि डिविडेंड अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं
इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, जनरली व्हाट इज द सरचार्ज के रेट्स, जनरली सरचार्ज के रेट्स होते हैं, लिखो 10, 15, 25, 37, और फॉर डिविडेंड एंड सम कैपिटल गेन्स, जब कैपिटल गेन्स करूंगी तब बता दूंगी, सरचार्ज का रेट विल बी 10 एंड मैक्सिमम 15%, एंड हियर इज दिस इज द स्टार परफॉर्मर, ये क्या है आपका स्टार परफॉर्मर है। देखा, तो डिविडेंड करो तो उससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट जिस जिस चैप्टर में पूरा अच्छे से करो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ ही जाएगा तो कुछ करेंगे ही, या मेरे स्टूडेंट्स जो है आपके साथ मैंने ऑलरेडी एक लास्ट लेक्चर के टाइम एक क्वेश्चन किया हुआ है, क्लास में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप करोगे तो मैनेजेबल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन किया है मैंने। हाँ, अब तो 115 भी कवर हो गया उसमें, बिल्कुल ये एक अमेंडमेंट है, ये फिर से मैं कैपिटल गेन्स के टाइम फिर से करा दूंगी आपको। कर लिया नोट आपने? तो आई थिंक देखो डिविडेंड से रिलेटेड सारा एंगल से सोच के हो गया। माने एग्जाम में अगर डिविडेंड आता है तो ट्रिंग ट्रिंग वार्निंग बेल होना चाहिए, एग्जाम में ट्रिंग ट्रिंग आपको स्ट्राइक होना चाहिए, बॉस कुछ तो अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिविडेंड से रिलेटेड। प्लीज यस, एंड इवन इफ यस दिस कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी कवर्ड व्हाट यू आर सेइंग रितिका, बट ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। वेदर शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और शेयर्स आर हेल्ड एज क्या बोलते हैं अपन, और दे आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इसका जो डिविडेंड होता है, या दिस डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर iOS, यस। सो आई थिंक ये पूरा डिविडेंड का पार्ट अभी कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया डिविडेंड। आप अगर ऐसे चार्ट या उसको लैंडस्केप बुक में भी लिख रहे हैं तो भी हो जाता है। हाँ यश बिल्कुल सही। 222E वाला जो होता है ना, जो यश बोल रहा है, अगर किसी कंपनी का काम ही लोन देना है, लाइक आई हैव अ शेयर्स ऑफ ICICI बैंक, मैंने वहां से लोन लिया, तो मेरे लिए डिविडेंड नहीं अप्लाई होगा। सो 222E वाला जो कंडीशन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पब्लिक लिमिटेड एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू somebody, it is not applicable to somebody who is हाँ into the business of giving loans, okay। सो 222 किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्लोजली हेल्ड कंपनी को अप्लाई होगा। और अगर आपका ऑलरेडी काम ही है लोन देना, किसी कंपनी का काम, बैंक का काम, ICICI बैंक की अगर मेरे पास शेयर्स है तो क्या मैं ICICI बैंक से लोन नहीं ले सकती? ऐसा नहीं है, मैं ले सकती हूँ लोन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस टाइप के आते हैं मैम डिविडेंड पे? इसका जो एग्जाम्पल होता है डिविडेंड के, जो क्वेश्चंस आएंगे, इसका एग्जाम्पल एक बता देती हूँ। XYZ लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड का एक शेयर, जो शेयर होल्डर है उसको लोन दे दिया, लोन गिवन ऑफ ₹4 lakhs, लेकिन कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज 3,50,000। सरचार्ज वाला समझ में नहीं आया आदित्य, रुक जाना, जब टैक्सेशन की बात करूंगी तब सिखाऊंगी। डिविडेंड पे ऐसा रूल है कि सरचार्ज के हायर रेट्स ऑफ 25 and 37% will not apply. I will do that in taxation part. Okay, I will cover it up separately. Don't worry आदित्य। तो बेटा आंसर क्या होगा यहाँ पे? डीम डिविडेंड कितना होगा बेटा? यहाँ पे डीम डिविडेंड कितना होगा? 3,50,000 only to the extent of accumulated. Yeah, why? Deemed dividend is only to the extent of, ये देखो ये लिखा ना, dividend is only to the extent of accumulated profit, ये लिखा ना, डिविडेंड इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसलिए भले ही आपने लोन 4 लाख का उसको दिया हो, पूरा 4 लाख उसका इनकम नहीं माना जाएगा, उसका इनकम होगा 3.5 लाख। दैट इज द अमाउंट ऑफ डीम्ड accumulated profit. Jepa, are you all getting it? Very good. So dividend हो गया। एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग चलता है, इट्स अ रेसिडरी हेड ऑफ इनकम। कुछ इनकम कंपल्सरी iOS में आएंगे, पहला डिविडेंड है। XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड रे, कौन
Of course private limited. Of course Simran, private limited. Of course. If I say it's a public limited, absolutely Simran, point noted, then it will not be applicable. और ये इसके लिए लिखना, इसके लिए बाद में I will cover an example. I will give you an example later. Example or problem we will do later on. श्वेता तू गैस कर दे 3.5 लाख कैसे आया. श्वेता यू हैव टू गैस 3.5 लाख कैसे आया. क्यों 3.5 लाख आया? क्योंकि कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 3.5 लाख है. हाँ यस, 3.5 लाख ऐसे आया क्योंकि डिविडेंड इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. परफेक्ट. सो यू ऑल हैव टू गिव मी अ थम्स अप. कम ऑन क्विक एवरीबॉडी. या नेक्स्ट इनकम दैट आई टॉक अबाउट इज सेकंड इनकम. जो मैं बात करूंगी वो किसकी हो रही है अभी? कैजुअल इनकम की. कैजुअल इनकम की माय गॉड बहुत सारी यहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट होता है. कैजुअल इनकम का बहुत सारा एक्सीडेंट स्पॉट है जो मैं आपको बताऊंगी. आपको लगता होगा क्या मैम आप आईओएस जैसा टॉपिक करा रहे हो बेटा, लेकिन जो आईओएस जैसा टॉपिक है ये आपको मार्क्स लेके आता है क्योंकि ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट यहाँ वहाँ आती है एंड इनफैक्ट आपको स्कोर करने के लिए ये सबसे बढ़िया टॉपिक है एंड दैट इज आईओएस का टॉपिक. कम ऑन सो लेट्स गो अहेड बाबा. आईओएस में कैजुअल इनकम में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आप सेक्शन पढ़ते हो तो यहाँ जो शब्द यूज किए वो है विनिंग्स. विनिंग्स कंसिडर करते हैं मतलब ग्रॉस विनिंग्स. ओके नाउ आई विल कवर दैट ऑफ कोर्स. नाउ यहाँ ये आपकी हेडिंग हो गई. इसके नीचे अभी मैं पॉइंट्स लिखूंगी. कैजुअल इनकम में आएगा आप ले सकते हो लॉटरी, गैमलिंग, गेम शोज, हॉर्स रेसेस का विनिंग्स. हॉर्स रेसेस में जो भी आपकी विनिंग्स हो रही है वो कंसिडर होगा कैजुअल इनकम. गैमलिंग, बेटिंग, गेम शोज एक्सेट्रा. इसके स्टार परफॉर्मर क्या है? लॉसेस आर इग्नोर्ड. प्लीज इस पॉइंट को आप 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क दे दीजिए. लॉसेस आर इग्नोर्ड पर्पसली. यू नो व्हाट, सेट ऑफ के चैप्टर में या कहीं तो नेगेटिव आपको देंगे. लॉसेस आर इग्नोर्ड. पता है आपको बोलेंगे विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस. मतलब आप है ना रेस कोर्स पे गए और हॉर्स पे बैटिंग किया. बेटा एक्चुअली होता है ये. अब चलो टर्फ क्लब पुणे आ जाओ या मुंबई में महालक्ष्मी रेस कोर्स जो होता है और यहाँ पे टर्फ क्लब जो है यहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल रेसिंग होता है. सो हॉर्स रेसिंग से अगर आप जीते 2 लाख और अगर आपको लॉस हुआ फिर आपको एक दिन प्रॉफिट हुआ फिर आप ग्रीडी बन गए. आप सोचते हैं बेस्ट है यार ये सीएवे के क्लासेस नहीं करेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे. अगले दिन आप जाते हो और सोचते हो चलो क्लास मिस करके चले जाते हो और फिर आप सोचते हो चलो किसी हॉर्स पे जाके बैटिंग करें. अब क्या होता है? यू मेक अ लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसिंग हो गया आपका 3 लाख का. ओह माय गॉड. अब क्या करोगे? अब मेरा आईओएस कितना आएगा? 2 लाख. मेरा आईओएस कितना आएगा? मैम ये इग्नोर करते हैं लॉस. एग्जैक्टली इसको इग्नोर करने का. एंड योर आईओएस विल बी 2 lakhs. और इतना ही नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट है, मेरे को कोई इनकम नहीं है तो तुम बोलते जाने दो मैंने क्लास अटेंड किया है, मुझे पता है बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना है. ओहो क्लास अटेंड किया या बीच में सो गए थे कहीं? हाँ तो पहले तो आईओएस आएगा 2 लाख. ओके 2 लाख आने के बाद क्या? 2 लाख आने के बाद क्या? मैम इसमें से नो बीईएल. यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव नो अदर इनकम. तो बेटा तुमको इस पे डायरेक्टली टैक्स देना पड़ेगा एट 30% विच इज 60,000. करेक्ट ना? या दिस इज 115 BB. सेक्शन 115 BB सेज कैजुअल इनकम पे टैक्स लगेगा 30% वाला. ये सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सीडेंट स्पॉट होता है कि बच्चा इस लॉस को पता है जानबूझ के क्या देंगे. लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसिंग है ना, कभी कभी तो बोलेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर. इसको तो बोल देंगे कि ब्रॉड फॉरवर्ड भी. अरे ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो, इस साल का लॉस हो. इसको इग्नोर करने का मतलब इग्नोर करने का. येस इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. इज दैट ओके? टैक्स एट 30% या एंड नो बीईएल. तो तुम बोलोगे मैम टैक्स नहीं देना, अब गलती हो गई, इनकम तो कमा लिया तो नो बीईएल. तो आप बोलते हो मैम इन्वेस्ट कर दूं क्या? 2 लाख आ गए तो मैं पीपीएफ में डाल दूं, फिर आप चैप्टर 6 से डिडक्शन, फिर टैक्स नहीं लगेगा. नो चैप्टर 6 से डिडक्शन.
चैप्टर 6 से डिडक्शन नॉट अवेलेबल, नो अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ, यस, खर्चे अलाउ नहीं होंगे मैम, आने जाने में खर्चा हो गया, कुछ हो गया, नो एक्सपेंसेस अलाउड, खर्चा अलाउ नहीं होगा, लॉस, नो अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ लिखना था मुझे, एक सेकेंड ना, नो बीएल, नो चैप्टर 6 है। अच्छा, इवन ये टर्म अभी आपको पता है, नो अनएग्जॉस्टेड बीएल का भी बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, वो जो अनएग्जॉस्टेड बीएल का कॉन्सेप्ट है वो कैपिटल गेन्स में सिखाऊंगी, और वो सिर्फ कैपिटल गेन्स में, यहाँ नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 6 से नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। ऑफकोर्स टैक्स आगे कंटिन्यू होगा, सरचार्ज आपके केस में नहीं आएगा, बिकॉज आपका इनकम सिर्फ उतना ही है। ऑफकोर्स फिर यहाँ पे 4% सेस लग जाएगा, नहीं तो बच्चे क्वेरी पूछेंगे मैम आपने सेस नहीं लिया, सरचार्ज नहीं लिया, नहीं रे बाबा होता है। तो 60, ये 2400 आएगा क्या, 4% विल बी 2400 ना, कैलकुलेट ना, 62,400 आएगा ना, या नो अनएग्जॉस्टेड बीएल, एब्सोल्युटली राइट सिमरन। ओ व्हाट इज बीएल, बीएल इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक नहीं, क्या होता है, हर टीचर के एक एक टर्म्स होते हैं ना, हर एक जन ये शायद नहीं यूज करता होगा। सो नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कोई बात नहीं है। चलो, कैजुअल इनकम, तो एक्सीडेंट स्पॉट ये है कि ये कैजुअल इनकम, एक आपको सेट ऑफ के चैप्टर में याद रखना है कि कोई लॉसेज नहीं सेट ऑफ होंगे इसके अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट एचपी का भी लॉस है मैम, कुछ एचपी का लॉस है, विनिंग्स के अगेंस्ट ऑफसेट करूं, नहीं, इस खुद का लॉस है वो नहीं सेट ऑफ होगा, एक्सपेंसेस नहीं होगा। आपको फिर दूसरा याद रखना है, यहाँ पे ये स्पेशल रेट भी है, जब टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो इसको 30% वाला है, दिस इज अंडर सेक्शन 115 BB, इज दैट ओके मैम? लॉस ऑफ रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज डिडक्टेड फ्रॉम आईओएस। शुभ, अभी तू सेट ऑफ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट लॉस ऑफ रेंट ऑफ एचपी का जो लॉस होता है, एचपी लॉस अगर ड्यूरिंग द ईयर का होगा तो आईओएस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, बट कैजुअल इनकम के अगेंस्ट नहीं। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम, नो अदर लॉस कैन बी सेट ऑफ, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम पे सरचार्ज मैक्सिमम 37 हो सकता है, यस, सरचार्ज के रेट्स नॉर्मल है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है, सिर्फ डिविडेंड में कुछ सरचार्ज के बारे में कुछ खास है, नोट करके रखा है दिमाग में, मैम आगे कहीं ये प्रॉब्लम करवा देंगी, ठीक है, यस। सो ये कौन सा हो गया, कैजुअल इनकम हो गया, तो ये सेकंड वाला हो गया। पहला कौन सा हो गया था अपना, डिविडेंड, सो डिविडेंड हो गया, अब कैजुअल इनकम हो गया, करेक्ट है। अब थर्ड, ये रिबेट मिलता है रे, रिबेट इज अवेलेबल, रिबेट इज अवेलेबल, माने चलो एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉटरी विनिंग 4,50,000, टैक्स निकालो, टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आर माने रेसिडेंट, IND माने इंडिविजुअल। Pinjal, I'll come to that. I'll come to that question. Don't worry. I'm coming to that. रिबेट इज अवेलेबल, यस, लिखा ना बेटा आशुतोष, लिखा। मैंने आज पहले के 10 मिनट में आपको शेड्यूल बताया त्रिशूल बैच का, प्लीज वॉच इट। त्रिशूल बैच इज नॉट लाइक अ नॉर्मल फास्ट ट्रैक बैच। अभी ये टाइम चला गया कि आप फास्ट ट्रैक में ना एक एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करो, मैम पीजीबीपी के क्वेश्चंस कराओ, रेसिड, इट इज नॉट द टाइम टू डू दैट, इट इज टाइम टू हैव अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व ओवरऑल क्वेश्चंस, ठीक है। चलो टैक्स लायबिलिटी बोलोगे, हर्षिता, नील इज नॉट द आंसर,
आंसर नील नहीं है। टैक्स इज 30%, 1,20,000 प्लस 15, 135 ना, 135 आएगा 30%। हाँ, उसके ऊपर ऐड नहीं, अब रिबेट आएगा। हाँ, पहले रिबेट आएगा बिकॉज इनकम इज अप टू 5 lakhs, सो लेस रिबेट। रिबेट मिलता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। देखो इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और आप बोलते हो मैं क्या पता नहीं आईसीएआई ने क्या कर दिया। नहीं, तुम आंसर सही तरीके से दो, समझा क्या? तो रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो बेटा मुझे कितना मिलेगा, या सो आई विल गेट 12,500। सो टैक्स कितना आएगा, 122,500। इसके ऊपर ऐड होगा सेस। आई टेल यू वन थिंग, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको आदत डाली है कि आप ऑब्जर्व करके चीजें सीखो। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना आप में प्रोफेशनलिज्म आता है। ऑब्जर्व थिंग्स। अच्छा मैम ने इधर रिबेट लिया, इसलिए लिया क्योंकि मिलता है, ये सीखो प्रैक्टिकली। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली सिखाने में मजा आता है ज्यादा, और आपको याद भी ज्यादा रहता है। हेल्थ HEC कितना होगा बेटा, 4,900। सो जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी 127,400, समझा? सो ये है रिबेट। पता है सिर्फ रिबेट अंडर 87A कहाँ नहीं मिलता है, 87A का रिबेट सिर्फ एक जगह नहीं मिलता है, इट्स अ टैक्स ऑन 112A, ये कैपिटल गेन्स में होगा। यहाँ पे आपको रिबेट 87A का नहीं मिलता। एक ही पूरे इसमें एक ही जगह है जहाँ रिबेट नहीं मिलता 87A, एंड दैट इज ओनली टैक्स ऑफ लॉन्ग टर्म गेन जो 112 है। वो स्टॉक मार्केट वाला होता है ना जिसपे STT पेड है। तो घबराना नहीं, मैं कैपिटल गेन्स का रिकैप कराऊंगी तब वहां पे ये कवर हो जाएगा। कोई भी बात यहाँ घबराना नहीं है। आप अगर गलतियां कर रहे हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप ये गलतियां एग्जाम में नहीं करोगे। हाँ चलो आगे जाएंगे कैजुअल इनकम के बारे में। और एक एक्सीडेंट स्पॉट, और एक दो इनकम है। एक है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, और दूसरा है लॉस फ्रॉम या एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर आप त्रिशूल अटेंड कर रहे हो तो यहाँ वैल्यू एडिशन मिलेगी आपको। यहाँ से वहां सोचने को लगाऊंगी, मैं ऐसे ही नहीं कराऊंगी आपको। Yeah, so let's get few things clear. What is it? This is taxable under iOS. This is also taxable under iOS. This is treated as casual income. No, but इसका रूल है, it is taxable under as iOS. इसका रूल है, भले if you do it as a regular activity, we always tax this activity also under iOS, but this is not casual income. तो मैम क्या फ़र्क पड़ता है वो कैजुअल इनकम है या कैजुअल इनकम नहीं है? बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ अगर वो कैजुअल इनकम है तो वो बन जाता है 115 BB, यहाँ पे टैक्स लगता है 30%, और ये है नॉर्मल रेट्स। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि तुम रेस कोर्स में गए, हाँ सेट ऑफ के चैप्टर में भी फर्क है, और पहले एक्टिविटी में फर्क क्या है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस मतलब मैं रेस कोर्स पे जाती हूँ, आई गो एंड बेट ऑन अ हॉर्स, सो बेसिकली इट्स बेटिंग। ओके, सो ये जनरली जो होता है बेटा, ये क्या है, ये बेटिंग वाला काम है। झेपता है क्या तुमको? ये क्या है, ये बेटिंग वाला काम है। और ये वाला जो इनकम है एक्टिविटी, दिस इज लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी। तो मैम क्योंकि आप बोल रहे हो ये बिजनेस एक्टिविटी है तो मेरा बहुत मन कर रहा है इसको PGBP में ले, आंसर नहीं है, इसको हमेशा iOS में लेना है। आपका भले ही मन करे इसको PGBP में लेने का, बेटा फाइनली हम यहाँ हमारे मन के लिए नहीं है, हम यहाँ एक्ट पढ़ रहे हैं, और जो एक्ट बोलता है वही अपने को करना पड़ेगा। तो एक इसके टैक्सेबिलिटी में फर्क है और इसके सेट ऑफ लॉसेज में फर्क है। तो ये जब इनकम आता है तो बच्चों को लगता है बस हॉर्स और रेस दिमाग में आ गया तो उनको लगता है 30% कैजुअल इनकम। नहीं है ऐसा, आप प्रोफेशनल हो यार, ऐसे नहीं फिर
ये बनता है, आपको ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। दूसरा इसके चैप्टर ऑफ सेट ऑफ, देखो मैं सेट ऑफ की काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप रियलाइज करोगे, मैं आपको एक एक चैप्टर के साथ ही करा रही हूँ। तो सेट ऑफ में ये होता है कि ये जो लॉस है, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसका जो इनकम है, इसका जो लॉस होता है ना, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी। यही एक्टिविटी का इनकम होना चाहिए, सच एक्टिविटी का। और ये जो लॉस होता है ना, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। क्या मैम आप iOS कराने वाले थे, फिर आप बीच में कहीं और? बेटा पेपर ऐसा ही आता है, हाँ, इट्स गॉन। अगर आपको May 23 क्लियर करना है, दिस इज नॉट द टाइम टू डू चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स नाउ, यू हैव टू स्टडी एंड स्टार्ट सॉल्विंग। एक एक बार ऑफ कोर्स आपने चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस आपने रिवीजन करना चाहिए, मेरे साथ करना है तो कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए कि नहीं। नोटेड। तो ये कौन सा हो गया अपना कैजुअल इनकम। तो ये क्या चल रहा है अपना कैजुअल इनकम। अब कैजुअल इनकम के बाद क्या होगा? यस, अब इंटरेस्ट ऑन, इधर लिखते हूँ, ऐसे करते हूँ, ये तीसरा है ना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में कोई ज़्यादा नहीं है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बेटा ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट हो, आपके इंटरेस्ट ऑन एफडी हो सकता है। अगर लेकिन एफडी का इंटरेस्ट है तो प्लीज़ भूलना मत, एडजस्टमेंट नंबर 80TTA और TTB आता है फॉर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए। मैम ये क्या है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट ही सीनियर होता है। एनआर में सीनियर नॉन सीनियर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब मैं सीनियर बोलूंगी मतलब मैं रेसिडेंट की बात कर रही हूँ। हाँ, सो 80TTB आएगा। मैम इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, बेटा वो भी इधर ही टैक्स होगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स भी टैक्स होगा। अब इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स दोगे तो 80TTA आता है। 80TTA इज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, माने वो आर हो एनआर हो कोई भी हो, बट इंडिविजुअल को मिलेगा। यहाँ HUF का फंडा नहीं है, ठीक है। यस, अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, ये सारा जो इंटरेस्ट होता है यहाँ आएगा। अगर मैंने किसी दोस्त को लोन दिया, मैंने लोन दिया, सो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये भी iOS में। सो ऑल दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर iOS, ठीक है। ऑल दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर iOS। हाँ, अभी कुछ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होते हैं, some interest will be exempt। यहाँ पे होता है सेक्शन 1015, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है। बिल्कुल मेरे साथ लिखते जाना है बेटा, लेक्चर सुनते सुनते नहीं मन लगता है, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस मैं भी लिख रही हूँ आपके साथ, मुझे तो बहुत इजी है। चार्ट बुक खोल दो, रामबाण खोल के मैं पढ़ते बताओ, तो ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं भी आपके साथ एक एक चीज़ लिख रही हूँ, आप भी उसको फील करके लिखिएगा। सो पोस्ट ऑफिस का अगर इंटरेस्ट होता है तो इसकी 2 एडजस्टमेंट्स होती है। मैम इट इज़ एग्जम्प्ट अप टू 3500 पर एनम और इसको 80TTA भी मिलेगा। वेरी गुड। और दूसरा इंटरेस्ट कौन सा एग्जाम्प्ट होता है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स। हाँ, ऑफ कोर्स ये अगर 7000 होगा, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट। तो जैसे ही आज मेरा iOS खत्म हो जाता है, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, आपने इंडिविजुअल चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उसके कर लेने हैं। तो एक आध दिन अगर मेरा लेक्चर नहीं होता है, छुट्टी होती है, उसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टी लोगे टैक्स की पढ़ाई से। पेपर मुझे नहीं लिखना है, पेपर आपको ही लिखना है। तो आपको PGBP के क्वेश्चन रिवाइज करने इंडिविजुअली, कंबाइंड जो पेपर वाले होते हैं MTP RTP वाले मैं कराऊंगी। तो आपको अभी क्या करना है, आपको PGBP iOS जो जो चैप्टर्स की थ्योरी आपकी हो रही है, कॉन्सेप्चुअल मैं ले रही हूँ विथ एग्जाम्पल्स, प्लीज आप उसको कंप्लीट करके रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स, UTI बॉन्ड्स मरियम इज टैक्सेबल नाउ। इंटरेस्ट ऑन UTI बॉन्ड्स इज टैक्सेबल, एग्जम्प्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन UTI बॉन्ड्स इज टैक्सेबल। और कौन सा इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है? गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड्स। हाँ, इंटरेस्ट ऑन PPF इज एग्जम्प्ट ऑफ कोर्स।
नहीं, पीपीएफ जनरल पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट होता है, वो तो देने की लिमिट है, लेकिन एक बार मिला तो एग्जम्प्ट ही है ना मेरे लिए। वेरी गुड रितिका। 10(4) मैम, इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट, जो एनआरई 10 या वेरी गुड। 10(14) एक सेक्शन है, 10(4) सॉरी, 10(4) एक सेक्शन है जो बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनआरई, जो एक्सटर्नल अकाउंट होता है ना एनआरस के, उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। अभी एनआर है ना, एनआर नॉन रेसिडेंट, दो प्रकार के अकाउंट्स इंडिया में खोल सकता है। एक एक्सटर्नल अर्निंग्स, ये जो एनआरई अकाउंट होता है इसमें ना सारे पैसे फॉरेन करेंसी में होते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल अर्निंग्स बोलते हैं। अच्छा, अगर इफ टीडीएस इज डिडक्टेड, टैक्स ग्रॉस अमाउंट, ये कॉमन है, मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए ऐसा नहीं है, तो सबके लिए कॉमन है। इफ टीडीएस इज डिडक्टेड देन टैक्स, देन इनकम क्या होगा, इनकम विल बी ग्रॉस अमाउंट, इनकम होगा ग्रॉस अमाउंट, इनकम होगा ग्रॉस अमाउंट, करेक्ट। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस कट नहीं होता, बाकी सब पे जनरली डिविडेंड इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस कट होता है, लॉटरीज वाले पे 30% कट होता है, कैजुअल इनकम पे 30% करते ही है कट। हाँ, 30% कट करते हैं ना, नहीं नहीं, वो माइनस करते हैं, अमाउंट क्रेडिट हो गए, कितना क्रेडिट हो गया थोड़ी बताते, चेक तो पूरे अमाउंट का देते हैं केबीसी में, बट आता नहीं है। हाँ, गूगल पे करेंगे, लेकिन कितना अमाउंट जमा किया वो नहीं पता है ना, 30% कट होके आता है। वो आपको बोलेंगे, अमिताभ बच्चन क्या बोलेंगे, हाँ ये लीजिए आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए, कितने हो गए हमें नहीं पता ना। ऑफकोर्स गूगल पे ने उनको स्पॉन्सर किया, वो ठीक है, बट नेट अमाउंट जमा होता है। ओके, 10(4) नहीं समझा अनिल। एनआर जो होता है ना, दो प्रकार के अकाउंट्स खोल सकते हैं। एनआर कैन हैव 2 काइंड्स ऑफ, एनआर के सेविंग्स अकाउंट होता है ना बेटा, दो प्रकार के होते हैं। एनआर के सेविंग अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एनआरई एंड एनआरओ। ओ इज ऑर्डिनरी, मतलब रुपीज वाला अकाउंट, एंड एनआरई होता है जो एक्सटर्नल अर्निंग्स, मतलब आई एम लिविंग इन दुबई, सो आई कांट सेंड रुपीज ओवर हियर, मैंने दुबई में जो पैसे कमाए वो दिरहम में कमाए, तो मैं वहां भेजते वक्त दिरहम ही भेजूंगी, ओके तो उसको बोलते हैं एनआरई अकाउंट। हाँ, तो एनआरई अकाउंट जो होता है ये जनरली फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है, इस पे जो भी इंटरेस्ट आता है वो एग्जम्प्ट होता है। वेरी गुड पलक। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर आईओएस। जो इनकम टैक्स का रिफंड आएगा वो इनकम नहीं है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तो खर्चा नहीं है, इनकम टैक्स का रिफंड इज नॉट अ इनकम, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज अ इनकम टैक्सेबल अंडर आईओएस। बिल्कुल सही, कम मिलता है, कम मिलता है इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स दे रिड्यूस्ड इट, बट इंटरेस्ट ऑन, एग्जाम में आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज आईओएस। अच्छा, तो एनआरई का जो इंटरेस्ट एनआरई पे होता है वो एग्जम्प्ट होता है, एनआरओ पे जो मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। अब इनकम टैक्स रिफंड ये इनकम नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी 3 इनकम हो गए, पहला है डिविडेंड, दूसरा है कैजुअल इनकम, तीसरा है इंटरेस्ट। अब 2-3 चीजें बहुत सिंपल सिंपल सी है। फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन। हाँ, अब सुनना क्या होता है, देखो अगर मैंने ना कोई प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्विजिशन हो गई, मेरी प्रॉपर्टी का क्या हो गया, कंपल्सरी एक्विजिशन। हाँ, एंड यहाँ ना 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो अमेंडमेंट्स के लिए भी जुड़े रहिए, एंड में मैं आपको अमेंडमेंट्स भी कवर करने वाली हूँ। सो प्रॉपर्टी अगर कंपल्सरी एक्वायर करते तो इट कम्स अंडर कैपिटल गेन्स। तो जो कॉम्पनसेशन होता है ना बेटा, कॉम्पनसेशन का इंपैक्ट कैपिटल गेन्स में जाएगा।
गवर्नमेंट जब मेरी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर करता है, इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज कंपल्सरी एक्विजिशन, इज अ ट्रांसफर, और इस पे कैपिटल गेन्स लगेगा. सो ये कॉम्पनसेशन का इम्पैक्ट कौन से चैप्टर में जाएगा? कैपिटल गेन्स में. बट अगर गवर्नमेंट ने मुझे पैसे देर से दिए, ये कॉम्पनसेशन जो है मुझे डीले होके मिला, कॉम्पनसेशन जो है मुझे टाइम पे नहीं मिला, तो ये जो कॉम्पनसेशन है, इस कॉम्पनसेशन पे गवर्नमेंट मुझे देगी इंटरेस्ट, या कभी कभी ना गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन बढ़ा के देती है, उसको बोलते हैं एनहांस्ड, उसको बोलते हैं एनहांस्ड. सो इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है ना इस कॉम्पनसेशन पे, दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर iOS. और इसके स्टार परफॉर्मर 2 है एंड ICAI लव्स दिस एडजस्टमेंट. बिलीव मी, iOS आपको लगेगा मैम ये क्या चैप्टर है, बिलीव मी ये चैप्टर आपको पास या एग्जाम्शन लेके आने में बहुत हेल्प करेगा. सो ये जो इंटरेस्ट होता है इट इज टैक्सेबल अंडर iOS. तो पहले तो ये टैक्सेबल अंडर iOS होगा. दूसरी बात, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट. तो आप भले कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो, ये जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर iOS. तो पहला तो ये इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा? ऑन iOS. एंड देयर इज अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, fixed expenditure that is a fixed deduction, and this fixed deduction is equal to 50%. 50% of interest is going to be treated as a fixed expenditure that is allowed. So this is interest on this compensation. Compensation capital gains में जाएगा, जो interest मिलेगा वो iOS में जाएगा. It will be taxable in the year of receipt and it will be, you will get a 50% deduction. Yes. तो ICAI loves giving this question. जानबूझ के पता है आपको क्या बोलेंगे कि इंटरेस्ट मिला 5 लाख, 5 लाख में से 2 लाख इस फलाना ईयर को बिलोंग करता है, 1 लाख इस ईयर को बिलोंग करता है. वो रॉन्ग नंबर है, उससे लेना देना इच नहीं है. कहाँ टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा 1 in the year of receipt, always taxable under iOS. 50% फिक्स्ड एक्सपेंडिचर. तुमको समझता है जब मैं बोलती हूँ 50% फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, 50% फिक्स्ड एक्सपेंडिचर मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर शुड बी इग्नोर्ड. तो जब मैं बोलती हूँ ना कभी भी कि 50% फिक्स्ड डिडक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर शुड बी इग्नोर्ड. सो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसको इग्नोर करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली आपको उस एक्चुअल एक्सपेंडिचर को करना पड़ेगा इग्नोर. करेक्ट. वो कम हो या वो ज्यादा हो, उसको इग्नोर करना पड़ेगा. नाव्या इज आस्किंग मैम एनहांस कॉम्पनसेशन का फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा क्या? फुल अमाउंट, एनहांस्ड का भी जो एडिशनल अमाउंट है वो कैपिटल गेन्स में जाएगा. पहले वो कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट है बेटा. व्हाट इज BOA इज इग्नोर्ड? व्हाट इज BOA? तू सिखा दे, मैं भी एक आध शॉर्ट फॉर्म सीख लूंगी. मनीष, What is BOA? What's the full form? मुझे नहीं स्ट्राइक हो रहा है. फुल फॉर्म क्या है उसका? बेटा, these lectures are really going to be helpful. Share it with as many friends as you can. These are totally free of cost. This is totally conceptual clarity and our intention is कि May 23 के एग्जाम में आप क्लियर करें प्लीज. ठीक है, कॉम्पनसेशन हो गया, इंटरेस्ट ओके. अब 5th पार्ट, एडवांस फोरफीटेड. मज्जा. 5th क्या है? एडवांस फोरफीटेड. बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओ हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके ओके ओके, थैंक यू. हाँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स माने एक्चुअल एक्सपेंसेस है इग्नोर्ड. करेक्ट. तो जो बुक्स में एक्सपेंसेस है वो इग्नोर्ड होते हैं. परफेक्ट, आई थिंक. ठीक है ठीक है. चलो अब मुझे समझ में आ गया व्हाट इज BOA. माय गॉड, नाउअडेज यू गाइस यूज सच शॉर्ट फॉर्म्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. चलो एडवांस फोरफीटेड. अच्छा, एडवांस फोरफीटेड. अब क्या होता है? स्टोरी देखो, ये प्रॉपर्टी है. ओके, ये प्रॉपर्टी है. आई वांट टू सेल, आई वांट टू सेल. तो मुझे सेल करना था, तो मैंने क्या किया? किसी से एडवांस ले लिया, एडवांस टेकन. तो मैंने एडवांस टेकन किया और एडवांस टेकन मैंने ले लिया 50,000. बेस्ट है. हाँ, एंड देन फिर डील कैंसिल हो गया. आई वांट टू सेल. देखो तुम बेचते तो कैपिटल गेन्स में जाता, बात वो नहीं है.
अगर तुम्हारी डील कंप्लीट हो जाती तो तुम कैपिटल गेन्स में जाते, आईओएस में नहीं आते। तुम आईओएस में इसलिए आ रहे हो कि मैं बेच रही हूँ, लेकिन डील कैंसिल हो गया। अब मैं हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि ये जो 50,000 है ना, मैं जब्त कर लूंगी, फॉरफिट कर लूंगी, आई विल नॉट गिव इट बैक, आई विल फॉरफिट दिस 50,000, आई विल नॉट गिव इट बैक। सो व्हाट विल हैपन, ये जो 50,000 है, ये जो आई विल फॉरफिट इट, व्हाट विल हैपन विद दिस 50,000, ये जो 50,000 है इज इनकम। अब सवाल ये आता है कि एडवांस फॉरफिटेड कौन से ईयर में हुआ है। ये जो एडवांस फॉरफिटेड है, इफ इट इज अप टू कौन सा एवाई, एवाई 15-16, नो अप टू एवाई 15-16, चेक करो, it is 15-16, it is AY 15-16, yes, with effect from up to, see it is before बोलेंगे, if it is before AY 15-16 it will go under capital gains, and from AY 15-16 it will go under IOS, yeah it will go under IOS। और ये सही किया, इसका इम्पैक्ट मैम बिफोर वाला का इम्पैक्ट क्या होगा बेटा, जब कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, फॉर दैट यू विल हैव टू रेफर कैपिटल गेन्स। बट ये 50,000 की अगर डेट AY 15-16 या उसके आगे वाली डेट होगी तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर IOS। मेरा फायदा है यार, तो मुझे तो इनकम मेरा होगा ही और उस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। यस तो फटाफट अभी फटाफट रिकैप करते, चलो बताओ पहले अभी तक कौन सा इनकम टैक्सेबल हुआ। पहला डिविडेंड, दूसरा कैजुअल इनकम, फिर इंटरेस्ट के सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए। फिर इंटरेस्ट की बात करो तो इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन भी मैंने कवर कर लिया। फिर मैंने अभी कवर किया एडवांस फॉरफिटेड। अब मैं बात करूंगी फैमिली पेंशन की। 5th पॉइंट हो गया। अब 6th पॉइंट में किसकी बात कर रही हूं मैं, फैमिली पेंशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, हाँ तो एक मिनट, ये आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मैंने आपको बोला कि डील हो रही है, एडवांस मैंने फॉरफिट कर दिया, तो ये जो एडवांस फॉरफिट किया स्ट्रेट अवे बन जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ICI loves advance forfeited, ICI loves interest on compensation, they love all the interest adjustments that I have taught you here. Now what are we talking about, family pension। you should know ये पेंशन आपको नहीं मिल रही है, मतलब एम्प्लॉय को नहीं मिल रही है। एम्प्लॉय जो है वो उसकी डेथ हो गई है। एम्प्लॉय की डेथ के बाद पेंशन किसको मिल रही है, फैमिली मेंबर्स को। फैमिली मेंबर्स को पेंशन दिया जा रहा है। हाँ अब ये जो पेंशन है ना बेटा, मैम पेंशन तो सैलरी में आना चाहिए। क्या मैम पेंशन तो सैलरी में आना चाहिए, नहीं ना। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसीलिए वो सैलरी में नहीं जाएगा एंड इट विल कम अंडर IOS। अब IOS में आते वक्त यहाँ याद रखना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, डोंट फॉरगेट दैट। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, वेरी गुड। और आप आपके नोट्स भी सामने रख के जो भी चैप्टर्स जो भी फैकल्टी से आपने किया है, बिल्कुल डोंट चेंज द नोट्स एट दिस मोमेंट। 1/3 ऑफ टोटल पेंशन या 15,000 whichever is lower, इतना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर IOS, बिल्कुल सही। सैलरी पेएबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर IOS, फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल हियर, एब्सोल्युटली राइट। पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी सैलरी मिलती है बेटा वो भी कहाँ लेंगे हम, IOS के अंदर लेंगे। इज दैट ओके? यस अब मैं आती हूँ आगे 7th। आपको क्वेश्चन में दिया कि आपको रेंट मिल रहा है, किसका रेंट मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना, प्लांट एंड मशीनरी, अभी यहाँ पे बहुत फोकस से देखना। प्लांट एंड मशीनरी का रेंटल इनकम आ रहा है तो इट विल गो अंडर IOS। प्लांट एंड मशीनरी का रेंट जाएगा अंडर IOS। अगर आपको प्लॉट ऑफ लैंड का आ रहा है, प्लॉट ऑफ लैंड HP नहीं है, लैंड इज नॉट अ स्ट्रक्चर, दिस विल गो अंडर IOS। आपको हाउस प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग वगैरह का रेंट आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का, तो इट विल गो अंडर HP। अगर आपको रेंट HP प्लस एमिनिटीज का आ रहा है, अगर ये एक्टिविटी सेपरेबल है, क्या है, सेपरेबल, एक्टिविटी सेपरेबल, देन इट इज टैक्सेबल अंडर सेपरेट होगा, तो हम भी रेंट को सेपरेट करेंगे। HP का रेंट HP में लेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट।
बट देखो मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी, मैं आपको सारा बता रही हूँ। मैंने सिर्फ प्लांट एंड मशीन रेंट पे दिया। ऑफ कोर्स आई कैन टेक इट अंडर आईओएस और आई कैन टेक इट अंडर पीजीबीपी। अगर रेंटिंग मेरा बिजनेस है तो मैं आईओएस में भी ले सकती हूँ या पीजीबीपी में भी ले सकती हूँ। प्लॉट ऑफ लैंड ऑल्सो कैन टेक इट अंडर आईओएस और आई कैन टेक इट अंडर पीजीबीपी। हाउस प्रॉपर्टी में आई हैव टू टेक इट अंडर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी कुड बी बिल्डिंग, ऑफिस, गोडाउन, एनीथिंग। अगर अब मुझे कॉम्पोजिट रेंट मिल रहा है कॉम्पोजिट रेंट की एक्टिविटी अलग है, मतलब घर प्लस फर्नीचर, तो जो अदर एम्यूनिटीज या फर्नीचर है तो दिस विल गो अंडर पीजीबीपी और आईओएस, करेक्ट। और अगर मैम जैसे कि मेरी एचपी का इनकम आ रहा है मुझे, लेकिन जो एचपी है प्लस एम्यूनिटीज है, बट द लेटिंग आउट इज एक्टिविटी इज नॉट सेपरेबल। व्हाट इज सेपरेबल एंड नॉट सेपरेबल अभी बताऊंगी। देखो अगर मैंने बोला कि मुझे क्लासरूम रेंट पे चाहिए तो आई डोंट जस्ट लुक एट अ बिल्डिंग एंड देन द पर्सन विल से नहीं तुम बेंचेस लेके आओ, नहीं तुम एसी तुम लेके आओ, ये ऐसा नहीं होता है। या अगर मुझे फैक्ट्री रेंट पे चाहिए तो आई कांट से फैक्ट्री, या मुझे थिएटर रेंट पे लेना है तो जब मुझे थिएटर रेंट पे लेना होता है तो थिएटर में क्या क्या आता है, थिएटर में आते हैं उसके सिटिंग अरेंजमेंट, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कैंटीन, सब आता है। सो हियर द एक्टिविटी इज नॉट सेपरेबल, देन द entire rent goes under पीजीबीपी और आईओएस। और रेंट में और एक बात है, अगर आप एचपी का चैप्टर खोल के देख सकते हो, देयर इज अ केस लॉ। अगर रेंटिंग आपका बिजनेस एक्टिविटी है, जनरली बिल्डर्स, अगर बिल्डर मॉल कंस्ट्रक्ट करके उसको रेंट पे दे देता है तो जनरली द बिल्डर वो ट्रीटेड एज हिज पीजीबीपी इनकम। तो मैंने रेंट से रिलेटेड देखो लगभग आई ट्राई टू गिव यू अ ओवरऑल पिक्चर। तो अगर केस लॉ है, कैन यू गिव मी द रेफरेंस ऑफ दैट केस लॉ? आई थिंक रायला कॉर्पोरेशन है क्या, चेक करो। एचपी के चैप्टर में फर्स्ट पेज है, एचपी का जो चैप्टर है हमारा उसका फर्स्ट पेज है। रायला कॉर्पोरेशन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फर्स्ट या सेकंड पेज पे आ जाएगा, बस इधर ही होगा, उधर दो पेजेस में से। मैं निकालू क्या रामबाण में से? एक मिनट, आई शो यू हियर। या रायला देखो, सुप्रीम कोर्ट इन रायला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड. So there's a case law reference which says Supreme, of course you don't have to remember the rulings in Inter, but here it says Supreme Court ruling in Rayala Corporation. It very clearly says, और मैंने example भी class में लिखवा के दिया है, example if a builder constructs a mall and gives it on rent बेटा, तो उसका intention ही है कि rental उसको as a business activity करना है, so it would be treated as PGBP. Okay, there's a Supreme Court case law, Rayala Corporation versus Assistant CIT. CIT means Commissioner of Income Tax. अच्छा, इंटर है तो आपको केस लॉज लर्न नहीं करना है, बट फाइनल में जब आप आंसर देते हो तो कभी कभी आपको वहाँ पे, कभी कभी नहीं, आपको देना ही पड़ता है, केस लॉज के रेफरेंस देने पड़ते हैं, फाइनल में लर्न करना पड़ता है, बट इंटर में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. सो बट जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको एक पिक्चर दे रही हूँ ना, सो ओवरऑल एक पिक्चर आ जाता है, आपको समझ में आ गया. ओ वेयर एम आई राइटिंग ऑल दिस? मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको? आईओएस. तो आईओएस के रामबाण में होगा, हाँ इधर लिखा रही हूँ मैं, ठीक है. सो यहाँ पे रेफरेंस है रायला कॉर्पोरेशन. इट सेज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम. It says treated as what income? Business income. Is that okay? So I think renting का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया आपका. रेंटिंग के बाद अभी क्या है? अभी गिफ्ट है क्या? अच्छा, एक और पहले छोटी मोटी बातें बता देती हूँ. रॉयल्टी इनकम इधर ही आएगा. एग्री इनकम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल अंडर आईओएस, सो यू कैन जस्ट नोट डाउन एनी अदर इनकम बेसिकली. हियर कैन कम एनी अदर इनकम.
या रायला कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल मॉड्यूल में होना चाहिए. श्वेता, आई थिंक इट्स देयर इन द मॉड्यूल. इट शुड बी देयर इन द मॉड्यूल. या एनी अदर इनकम. अभी एनी अदर इनकम अगर रेसिडरी हेड है, मतलब फर्स्ट 4 में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है मान लीजिए रॉयल्टी, आपने कहीं सेमिनार या कॉन्फ्रेंस लेक्चर देने गए, आप पेपर राइटिंग चेकिंग कर रहे हो, आप वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हो, सो एनी अदर इनकम. और इट कुड बी एग्री इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. एग्री इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. येस आई नो, शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम भी कराना है और गिफ्ट कराना है. तो ये 2 पॉइंट्स. और फिर कौन से खर्चे अलावेबल और कौन से खर्चे अलावेबल नहीं है. इमीडिएटली प्लीज आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए iOS के, और जो भी डाउट्स है आप अगले क्लास में मुझे पूछ सकते हैं. अनदर 10-15 मिनट्स एंड वी शुड बी एबल टू रैप अप दैट चैप्टर ऑफ iOS. ओके. रॉयल्टी इनकम, एग्री इनकम एक्सेट्रा इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ और भी इनकम होगा. जैसे एग्जाम में कुछ और आ गया, आप पहले देखिए फर्स्ट 4 हेड में फिट हो रहा है. बिजनेस है तो बिजनेस में लीजिए, प्रॉपर्टी है तो HP में जाएगा, कुछ बेच रहे हो तो कैपिटल गेन्स में आएगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन है तो सैलरी में आएगा. ये कुछ भी नहीं है तो कहाँ जाएगा फिर. iOS का दरवाजा तो हमेशा खुला है. करेक्ट. अब गिफ्ट वाला पार्ट. ओके चलो, गिफ्ट वाले पार्ट में बता दूं. अभी मैं फटाफट कराती हूँ. 10 मिनट तो गिफ्ट को नहीं, फिर भी आई थिंक 20 मिनट्स विल टेक. 10 मिनट्स फॉर गिफ्ट एंड देन 10 मिनट्स फॉर वाइंडिंग अप द अदर कॉन्सेप्ट्स. इज दैट ओके? चलो. तो लेकिन iOS चैप्टर काफ़ी अच्छे से हो गया, मतलब 5 हेड्स में से iOS हो गया है, PGPP बड़ा वाला टॉपिक हो गया है, सैलरी में कराऊंगी, HP आप ट्राई कर सकते हैं रिविजन करने का, तो हो जाएगा. ठीक है बेटा, बिकॉज आई डोंट हैव टू फोकस ओनली ऑन इनकम टैक्स, मुझे आगे GST भी कराना है. ठीक है चलो. अब जो अदर इनकम है 9th वाला, आई टॉक अबाउट गिफ्ट इनकम. ठीक है. गिफ्ट. अभी गिफ्ट किसके लिए है? रिसीवर के लिए है. मैम फिक्स्ड एक्सपेंसेस वाला कॉन्सेप्ट एक बार, कहाँ वाला सोनू, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट. हाँ ना, एक मिनट ऐसा करो ना, आखिरी में डाउट्स पूछना, तो आखिरी में कहीं किसी को कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो इमीडिएटली दे दूंगी. ठीक है. अब पहले फ्लो अच्छा और लिंक अच्छा बनाए तो फिनिश कर देते हैं. सो गिफ्ट की बात करेंगे. गिफ्ट की जो बात करेंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड. हाँ, अवार्ड्स वगैरह, हर्ष गुप्ता करेक्ट, किसी को कुछ अवार्ड मिल गया, कुछ और भी आपको किसी ने पैसे दिए, कुछ भी है तो वो यहाँ पे आना ही है. अब गिफ्ट है, रिसीवर जो है उसके हैंड्स में ये टैक्सेबल होने वाला है. जनरली आई डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम्स. एक होता है कैश गिफ्ट या गिफ्ट इन बैंक से आता है जो, फिर होता है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर होता है गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अब लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या? जानबूझ के गिफ्ट नहीं देंगे, गिफ्ट की जगह बोलेंगे कि यार गिफ्ट नहीं देंगे. क्या बोलेंगे? गिफ्ट की जगह बोलेंगे कि हम सिर्फ मैं तेरे को गिफ्ट दूं प्रॉपर्टी की, इनकम हो जाएगा तेरा. चल मैं तेरे को गिफ्ट नहीं देती, 50 लाख की प्रॉपर्टी मैं तेरे को 1 लाख में बेचती हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं गिफ्ट, ये लूप होल ढूंढने की कोशिश हो रही थी. आप याद रखना कि ये जो प्रोविजंस इनकम टैक्स के आते हैं ना, दिस इज नॉट योर गवर्नमेंट्स एक्शन, ये आपके एक्शन की रिएक्शन होती है. आप जुगाड़ करने जाते हो, फिर गवर्नमेंट को काउंटर करना पड़ता है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इमूवेबल, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट इनएडिक्वेट परचेज भी हो सकता है. कि माने आप क्या करते हो, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ओ यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ये सब वो 10% और वो सब बताना है. आप परचेज करोगे 1 लाख में, तो यू गॉट अ बेनिफिट, और आपका बेनिफिट कितना हो गया? 49 लाख. तो 49 लाख विल बी योर iOS इनकम. गिफ्ट वाला आपको याद रखना है, इट विल कम अंडर सेक्शन 56 to 10. अगर आप इसका सेक्शन नंबर याद रखोगे तो बढ़िया हो जाएगा. सेक्शन 56 ही पढ़ा रही हूँ मैं आपको कब से, कि फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर iOS. फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर iOS. अब सुनना, इन कैश 5000, नो इस्माइल 5000 नहीं, 50,000 है. 5,000 वो गिफ्ट और वाउचर वाला एम्प्लॉई एम्प्लॉयर में है, वो सैलरी में आता है, वो यहाँ नहीं आता है. तो पहले तो ये सेक्शन है 56 to 10. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके. अब होता है इनएडिक्वेट परचेज. ये एग्जाम्पल दिया मैंने इनएडिक्वेट परचेज का. ये एग्जाम्पल दिया किस चीज़ का? मैंने आपको इनएडिक्वेट परचेज का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया. इनएडिक्वेट परचेज का एग्जाम्पल दे दिया. अच्छा, किसी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं हो रही है, प्लीज़ एक दूसरे को आप लिंक शेयर कर दीजिए, वरना मैं कल के लेक्चर में आपको लिंक दे दूंगी. अब सुनना,
कल भी मैं मिल ही रही हूँ आपसे, ITR का चैप्टर करा दूंगी, जो जो एक एक दिन में हो रहे वैसे करा रही हूँ। तो 26 को मेरी छुट्टी होगी। 26 क्या तारीख है? थर्सडे। 26 को क्या दिन है? थर्सडे है ना? हाँ ठीक है, फिर फ्राइडे को भी देखती हूँ कौन सा टॉपिक करवाना है। ठीक है चलो, अब कैश, इमूवेबल, मूवेबल और इनएडिक्वेट परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इनएडिक्वेट परचेज ऑफ, बिल्कुल अंडरस्टैंड, ये May 23 के हिसाब से सारे अमेंडमेंट्स कवर हो रहे हैं, आप चिंता मत करो। फिर भी मैं अमेंडमेंट्स का भी एक अलग लेक्चर ले लूंगी। आई एम वेटिंग फॉर स्टैट्यूटरी अपडेट्स। पहले कैश, अगर किसी ने आपको कैश गिफ्ट किया तो वो टैक्सेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट किया टैक्सेबल होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट किया टैक्सेबल होगा। आपने इनएडिक्वेट परचेज किया, बॉस लुक एट दिस एग्जांपल, आपने जो 50 लाख की चीज है वैल्यू, उसकी SDV, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, आई यूज द वर्ड SDV विच इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसकी 50 लाख है, आपको 1 लाख से मिला, परचेज किया तो 49 लाख का बेनिफिट हो गया। तो ये आपका iOS इनकम है। लोगों को लगा हमने जुगाड़ कर दिया, ये गिफ्ट वाला प्रोविजन है। नहीं नहीं, ये गिफ्ट वाला नहीं है। गिफ्ट का मतलब होता है रिसीट्स विदाउट कंसिडरेशन, प्लस यहाँ पे इनएडिक्वेट परचेज की चैप्टर और कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ के स्टार परफॉर्मर बहुत है इस सेक्शन के, जहां पे आप गलतियां करोगे प्लीज इसको नोट करना। सबसे इंपॉर्टेंट है मूवेबल की डेफिनेशन। मूवेबल की डेफिनेशन में सब कुछ नहीं आता है। आई हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ टीचिंग दिस और सेइंग दिस इन द क्लास, हाउ वी हैव सेड। अगर आप रिकॉल करेंगे, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं है तो भी चलेगा। देखो, शेयर्स, सिक्योरिटीज, क्या बोल रही हूं मैं, फॉलोइंग, इसमें क्या कवर होता है? शेयर्स कवर होंगे, शेयर्स, सिक्योरिटीज। तो देखो, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, ड्रॉइंग्स है, बुलियन है, ज्वेलर, नहीं, एक मिनट, I'll change the sequence, I'll tell you. Okay, so we are talking about shares, securities, paintings, drawings, ज्वेलरी, बुलियन। तो बुलियन माने कॉइन्स, बिना मतलब ज्वेलरीज, नेकलेस, रिंग, चेन, ये ज्वेलरी, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, ये क्या होता है आपका? ये ज्वेलरी होती है। और जो कॉइन्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ये बुलियन में कवर होते हैं। तो देखो, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, बुलियन, ज्वेलरी, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड स्कल्पचर्स, ये सारा आता है डेफिनेशन ऑफ मूवेबल असेट्स में। तो मूवेबल असेट्स की डेफिनेशन आपको बहुत ध्यान से करनी है। कोई आपको ये गिफ्ट करता है तो 56(2)(10) अप्लाई होगा। अगर आप ये इनएडिक्वेट परचेज करते हो तो ये भी 56(2)(10) में आएगा। माने इसकी मार्केट वैल्यू किसी पेंटिंग, किसी फेमस पेंटिस्ट है, नॉट लाइक मंजू भाई वगैरह, ऐसा नहीं, फेमस पेंटर है जिसकी आपके जो पेंटिंग है वो मार्केट वैल्यू उसकी 5 लाख है, हाँ 5 लाख की है, और आपने डिस्काउंट में 4 लाख में खरीदी, तो बेटा वो 1 लाख जो है आपका इनकम बन जाएगा। 1 लाख है जो आपका इनकम बन जाएगा। जयंत बिल्कुल सही, वीडियो और क्रिप्टो को ऐड किया, लेकिन उसको इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट ने ऐड किया, लेकिन ICAI ने उसको यहाँ से काट के आपके फाइनल में डाल दिया। तो VDA का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है, बट इट हैज बीन शिफ्टेड टू फाइनल। इट हैज कम इन फाइनेंस एक्ट 22, बट इट इज नॉट इन इंटर, इट इज इन फाइनल। तो एक आपने नोट्स में मार्क करना है, डेफिनेशन ऑफ मूवेबल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई आपको रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है, कार गिफ्ट करता है, मोबाइल फोन गिफ्ट करता है, बेटा इट डजंट कम इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल असेट, तो इसके गिफ्टिंग पे टैक्स नहीं लगता। अब बच्चों को दर्द होता है, मैम मुझे तो कार गिफ्ट करी किसी ने, तो इसका क्या करूं? मैं अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ? कुछ नहीं करना, मैं अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, इसकी एंट्री नहीं करनी है, एंजॉय करो और टैक्स भी मत दो। इट्स अ कैपिटल रिसीट एग्जाम फ्रॉम टैक्स। वैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई गिफ्ट देने वाला ऐसे आसानी से मिलता नहीं, वो सिर्फ थियोरी में मिलता है हमें। हाँ हाँ, तो ये सिर्फ आपको कहाँ मिल सकता है? थ्योरी में और iOS में, वरना रियल लाइफ में गिफ्ट देने वाले इतने इंसान आपको मिलेंगे नहीं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, डेफिनेशन आ गई, इनएडिक्वेट परचेज भी हो गया। अब सुनना है मैम, इधर लिमिट इज 50,000 फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ ईयर इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 50,000 फॉर ईच, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। मूवेबल के लिए 50,000 फॉर ऑल, सबके लिए ऑल है, सिर्फ इमूवेबल की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो उधर ईच कर दिया है। हाँ,
समझा क्या? अब बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ. फ्रेंड, ओके, वील से फिरंगी, ही गेव यू 25,000 गिफ्ट कैश में. कैश मतलब चेक भी होता है. कैश मतलब क्या भी होता है? चेक. देसी, आपके फ्रेंड है ये सब, एक ने 20,000 दे दिया. बजरंगी, हाँ वो बोल रहे ऐसे रियल में नहीं मिलेंगे. पहला फिरंगी, देसी, बजरंगी, ये भी इसने 30 दे दिया. अब तुम बोलोगे क्या हर एक का लिमिट 50 के अंदर है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा? नहीं, वी चेक फॉर टोटल. टोटल ऑल 50,000 फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ ईयर. तो बेटा टोटल क्या आ रहा है? 25 + 20 + 30 इज इक्वल टू 75,000. अब दूसरा एक्सीडेंट स्पॉट, व्हाट इज टैक्सेबल? दो आंसर्स, 25,000 या 75,000. क्या सही आंसर है? दिस इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10. ये एक्सीडेंट स्पॉट है. क्या है ये? एक्सीडेंट स्पॉट है. बच्चों को लगता है मैम 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, माइनस कर दो, बचा हुआ टैक्सेबल कर दो. बॉस ऐसा नहीं होता है. हाँ 75,000 टैक्सेबल होगा. इज दैट ओके? 4-5 कॉलम्स अलग से बनाना क्योंकि हर एक का लिमिट अलग है, कंबाइन करके मत करना. ठीक है. अब आपको एक और चीज यहां पे समझनी है, ये इनएडिक्वेट परचेज. ये आप समझ लो, इसका केस स्टडी मैं आपको दे दूंगी. वैसे मैंने किया होगा, अगर आपने मेरा कल का लेक्चर नंबर 4 देखा होगा, वेयर आई डिड दैट 10% का केस स्टडी मैंने डिस्कस किया है. तो वहाँ पे प्रॉपर्टी है, कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड है, तो पीजीबीपी में, और ये रिसीवर के एंगल से इनएडिक्वेट परचेज. देखो अब यहाँ पे समझना, एक सेलर है और एक बायर है. मैम सेलर और बायर कैसे आ गए? अरे क्योंकि प्राइस है ना, कंसिडरेशन है. सेलर इज सेलिंग फॉर 45 lakhs. SDV is 50 lakhs. Buyer के लिए purchase price is 45 lakhs. Now from buyer's angle we will study in IOS, POV, buyer's POV. Oh my god, POV is point of view. Buyer's POV. POV is point of view. हाँ यहाँ 2 बार टैक्सेबल होगा सचिन, बिल्कुल सही. पनिशमेंट मिलेगी जहां जहां तुम ब्लैक मनी की तैयारी आ रही है ना, वहां पे गवर्नमेंट बिंदास डबल टैक्सेशन कर देगी. तो यहाँ होगा पहले बायर के व्यू पॉइंट से. तो बायर के पीओवी से आएगा आईओएस में. अब आईओएस में कैसे आता है? पहले तुम लिखोगे बेनिफिट. बायर बोलेगा क्या कर रहे हैं तुम कुछ भी, अरे उसको बोलने का बेनिफिट है ना, तू 50 लाख की चीज 45 में ले रहा है, तो हाउ मच इज द बेनिफिट? 50 lakhs माइनस 45 lakhs. 50 लाख की चीज तुझे 45 lakhs में मिल रही है बॉस, तो ये क्या है? बेनिफिट. तो बेनिफिट इज 5 lakhs. बट कुछ एग्जम्पशन है क्या? है. एग्जम्पशन कितना है? 50,000 का है, वो तो आईओएस वाला है. लेकिन मुझे वो 10% वाला भी चाहिए, 10% ऑफ परचेज प्राइस. तुमको पता है अपन ऐसा लोडिंग करते हैं. कल ये अगर लेक्चर आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए वापस और लेक्चर देखिए. नहीं मैम आप लाइव लेते हो ना तभी हम लेक्चर देखते हैं. एग्जाम मुझे नहीं पास करना, तुम्हें पास करना है. ये लाइव और ये रिकॉर्डेड, उसके नखरे छोड़ दो और पढ़ाई पे ध्यान दो. अभी समझ में आ रहा है क्या? सो 10% ऑफ परचेज प्राइस विच एवर इज हायर. तो पता है वो मैंने कल की प्रॉब्लम में किया, ये सेल प्राइस है, उस पर 10% लोडिंग है. मुझे 10% लोडिंग का बेनिफिट बायर को भी देना है. सेलर को हम 10% का बेनिफिट दे रहे हैं तो बायर को भी देना चाहिए. लॉ शुड बी फेयर फॉर एवरीबडी, इट हैज टू बी इक्वल फॉर एवरीबडी. ओके. सो देखो एग्जम्पशन मिलेगा 50,000. अरे यार एग्जैक्ट 5 लाख ले लिया मैंने. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. एसडीवी कितना है? नहीं आ जाएगा. ओके ओके. परचेज प्राइस का लेना है. 10% ऑफ परचेज प्राइस विच इज 45 lakhs. तो आपको बेनिफिट एग्जम्पशन मिलेगा 50,000 और 4,50,000 विच एवर इज हायर. तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा 4.5 लाख का. लेकिन आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है? मेरा बेनिफिट 5 लाख है विच इज मोर देन द एग्जम्पशन एंड देयरफॉर द एंटायर 5 lakhs विल बिकम टैक्सेबल.
this will become taxable because it exceeds, taxable as it exceeds exemption, पूरा टैक्सेबल होगा। तो 10% का आपको बेनिफिट या 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। अब सेलर क्या करेगा? सेलर अगर बिल्डर है, सेलर अगर बिल्डर है, उसका बिजनेस है, तो ये 43 CA में उसका सेल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस देखो कैसे करेगा। बिल्डर बोलेगा एक्चुअल सेल प्राइस कितना है, एक्चुअल सेल प्राइस ये लिख के लो, तुम लोगों को मैं बोल रही हूँ 45 लाख, उस पे 110% का लोडिंग, ये सेल प्राइस 110 का लोडिंग, 45 लाख का 110 मतलब 49,50,000 क्या? SDV 50 लाख, ओ SDV स्टिल हायर देन योर सेल कंसिडरेशन फॉर इनकम टैक्स पर्पस विल बी 50 लाख। भले ही उसने एक्चुअली सेल किया 45 में, इनकम टैक्स उसको सेल कंसिडरेशन मानेगा 50 लाख। तो टू दैट एक्सटेंट देयर इज डबल टैक्सेशन। सेलर भी सेलिंग प्राइस बढ़ा के देगा और परचेजर के हैंड्स में भी इनकम होगा। दिस इज अ केस स्टडी MCQ, जहां पे सेलर अगर बिल्डर है, स्टॉक इन ट्रेड है तो 43 CA के हिसाब से, अगर ये कैपिटल गेन्स है तो उधर भी सेक्शन है। देखो ये एक्चुअल सेल प्राइस 110% का लोडिंग, तो 49,50,000 हो गया। कंपेयर दिस विथ SDV, SDV इज हायर, देन हायर वैल्यू विल बिकम द सेल कंसिडरेशन। एक्चुअल सेल प्राइस लेने का निर्मला सीतारामन सेज कि ना 10% तक मुझे टॉलरेट होता है। हाँ तुम SDV हायर है, कम प्राइस में क्यों बेच रहे हैं? चलो 10% में टॉलरेट कर लेती है, मैं समझ लेती है 10% वगैरह कभी डिस्काउंट देना पड़ता है, उससे भी ज्यादा है नहीं चलेगा। तो ये सेल प्राइस, उसके ऊपर 110 और फिर SDV विल बिकम हायर। एग्जम्पशन लिमिट 50 और 10% ऑफ 45 लाख, उसके बाद फिर से समझाओ। हाँ तो एग्जम्पशन लिमिट श्वेता आ गई 4.5 लाख। अब कंपेयर एग्जम्पशन एंड बेनिफिट, बेनिफिट कितना है 5 लाख। इज 5 lakhs exceeding 4,50,000? 5 lakhs is exceeding 4,50,000? Yes. Then once it exceeds, then it is going to become your income. Once it exceeds the exemption, it going to become your income. बिल्डर वाले केस में 120 अभी तुमको नहीं है, दैट अमेंडमेंट वॉज फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड, यू कैन इग्नोर दैट। बिल्डर वाले केस का एक 20% है, पवित्रा तुम वो इग्नोर कर सकते हो। श्वेता गिव मी अ थम्स अप एंड पवित्रा इग्नोर इट। जाओ आगे देखो हो गया क्या ये? पवित्रा वो 120% वाला इग्नोर कर सकते हो। श्वेता गिव मी अ थम्स अप बेटा। देख जैसे 50,000 का है नहीं, इधर तूने किया कि एग्जम्पशन 50,000 है लेकिन तेरा इनकम आया 75, तो 75 50 के ऊपर है तो पूरा टैक्स करेगी। वैसे ही इधर है कि एग्जम्पशन 4.5 लाख है लेकिन तेरे को फायदा 5 लाख का हुआ तो पूरा 5 लाख तेरा इनकम है, समझा? तो परचेजर के लिए भी इनकम एंड सेलर के लिए भी सेल प्राइस बढ़ जाएगा, तो उधर भी इनकम बढ़ेगा, इधर भी इनकम बढ़ेगा। ठीक है, ओके। परचेजर के एंगल से एक और बात है, परचेजर ने TDS कट करना चाहिए। अगर मैं 50 लाख के ऊपर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो मुझे 1% TDS करना होता है। ये मैं आपको TDS के चैप्टर में रिकैप करके दे दूंगी। ओके डन। चलो तो गिफ्ट वाला पार्ट हो गया क्या? गिफ्ट वाले पार्ट में एक्सेप्शंस है, वो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। गिफ्ट वाले पार्ट में एक्सेप्शंस है। अगर आपको गिफ्ट किसी की शादी, अच्छा और एक, हाँ 2-3 यहाँ पे अमेंडमेंट है, ध्यान से सुन के लेना। अच्छा ऑफकोर्स सुनो ना, अगर SDV कभी कभी 2 अलग SDV दिए, क्या दिए? 2 SDVs आ गए आपके पास। कभी कभी क्या होता है ना, मैं एग्रीमेंट करती हूँ आज, एग्रीमेंट आज करती हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन होता है बाद में, तो एग्रीमेंट पहले और रजिस्ट्रेशन बाद में, तो 2 SDVs आ गए। तो मैम कौन सा SDV लेंगे? एग्रीमेंट वाला SDV लेंगे, प्रोवाइडेड ये एग्रीमेंट वाले डेट पे अकाउंट पे ही चेक या ECS मोड से एडवांस आया होगा। हाँ हाँ यस। इस्माइल तूने कल का लेक्चर नहीं देखा शायद, ये बिल्डर वाला पार्ट कल हो गया है। इस्माइल हैव यू वॉच्ड यस्टरडेज लेक्चर? इट्स ऑलरेडी डन। 43 से उधर हो गया है। ठीक है
ओके या सो अगर ये क्लास और ये है, देखो एग्रीमेंट वाला एसडीवी है और रजिस्ट्रेशन वाला है, तो आपको कौन सा लेना है? यस, एग्रीमेंट वाला ले सकते हैं एसडीवी अगर वो चेक से पेमेंट हुआ है तो। करेक्ट, यस। आगे तो ये बात हो गई। अभी एक्सेप्शंस आपको बताती हूँ। रिलेटिव्स ने अगर आपको गिफ्ट किया तो वो एग्जम्प्ट होगा। यू गेट इट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के टाइम गिफ्ट मिला तो एग्जम्प्ट है, तो मैम बेस्ट है, शादी कर लेते हैं। आपको ना तो शादी करने वाला मिलने वाला है, ना गिफ्ट देने वाला मिलने वाला है, तो अभी आप करियर पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो पहले तो दो चीजें हैं, अगर आपको शादी के टाइम ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इफ यू गेट सम गिफ्ट इट इज एग्जम्प्ट, यस। अगर आपको किसी के पर्सन के डेथ के टाइम वो आपको कुछ दे रहा है तो इट इज एग्जम्प्ट। एक सेकेंड ना, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आपको क्या करना है यहाँ पे। ओके कि मैं आपको एक्सेप्शंस बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, स्माइल विथ, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक सेकेंड, आई विल कवर दैट। अगर 4.5 लाख से कम बेनिफिट मिला उस एग्जाम्पल में जो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी, 1 मिनट, वो अच्छा पॉइंट है। 1 मिनट, किधर है, हाँ यही था। ये ना, ये भी नहीं है, ये इधर, अच्छा ठीक है। अब देखो, हाँ ये सवाल अच्छा है कि अगर मुझे 4.5 लाख से बेनिफिट, मैम इधर बेनिफिट ये 4.5 की लिमिट है, अगर 4.5 से कम बेनिफिट आता तो एग्जाम, फिर गिफ्ट इनकम और 56 to 10 इज नॉट एप्लीकेबल। अप टू एग्जाम्शन का अमाउंट है तो एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्शन के बाद इट विल बिकम टैक्सेबल। ओके इस्माइल, कोई बात नहीं, इफ इट्स योर फर्स्ट लेक्चर, पीजीबीपी के 4 लेक्चर्स हो गए, उसमें वो बिल्डर वाला कॉन्सेप्ट कवर हो गया है, कोई बात नहीं है। अब सुनो, अब एक्सेप्शंस करते हैं कि कब गिफ्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। उस एक्सेप्शन में एक अमेंडमेंट भी है, सुन के लेना। ओके अब सुनते हैं। मैरिज के टाइम रिलेटिव ने गिफ्ट दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा, ये स्टार परफॉर्मर है इसलिए फोकस करना। रिलेटिव्स ने अगर गिफ्ट दिया तो एग्जम्प्ट होगा। मैरिज के टाइम आपको गिफ्ट मिला तो एग्जम्प्ट होगा। आपको कोई विल में कुछ गिफ्ट देके जाता है, आप पेरेंट्स से कुछ इनहेरिट करते हो तो वो एग्जम्प्ट होगा। कोई पर्सन की डेथ हो रही है और मरते समय बोलता है हाँ मरने के बाद ये सब मेरा जो भी है ये तुम्हारा है, तो ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जम्पशन में कवर्ड है, एक्सेप्शन में कवर्ड है। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आपको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आपको कुछ गिफ्ट देती है, ये एग्जम्प्ट होगा। लोकल अथॉरिटी कुछ गिफ्ट करती है, ये भी एग्जम्प्ट होता है। और आपको शेयर्स अगर अमालगमेशन और डीमर्जर के टाइम मिलता है तो गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। रिलेटिव जो होता है इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, और एचयूएफ को अगर अपने मेंबर्स, एचयूएफ के मेंबर्स गिफ्ट करते हैं तो वो एग्जम्प्ट होता है, तो बिल्कुल वो एग्जम्प्ट होता है। Okay, now let us understand, any transfer between wholly owned and subsidiary company will be exempt। उसके बाद 56 to 10 होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में एग्जम्पशन होगा। अब आपको ये समझना है कि ये दो एक्सेप्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एग्जम्पशन समझ में आ गया क्या? फटाफट बोलो क्या? रिलेटिव, मैरिज, डेथ, विल, इनहेरिटेंस, चैरिटेबल ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी ने दिया तो एग्जम्प्ट होगा। अब आता है कोविड वाला पार्ट, और ये मेरे हिसाब से May 23 के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने May 23 के लेक्चर्स नहीं देखे, November 22 में एग्जाम दिया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सो अमेंडमेंट ये है कि बेटा अगर देखो, मैं आपको यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से क्लैरिटी देती हूँ। हियर इज दैट अमेंडमेंट। एम्प्लॉयर, ये सैलरी में कवर करने ही वाली हूँ लेकिन बता देती हूँ, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कोविड के एक्सपेंसेस कर रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये कौन से वाले? कोविड। तो मैम ये तो परक्विजिट हो गया, सैलरी में आ गया, ये कौन से? 1 मिनट यहाँ पे करती हूँ मैं अच्छे से। ऐसा मैंने तुमको कुछ लिखवा के दिया है क्या तभी? ओके देखो लिखा है, एम्प्लॉयर आपको, एम्प्लॉय को आपको दिख रहा है क्या? ये कोविड का एक्सपेंसेस दे रहा है, तो बेटा इसको ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? सैलरी में, और सैलरी में ये एग्जाम परक्विजिट है, ये अमेंडमेंट है, इट्स अ एग्जाम परक्विजिट।
एम्प्लॉयर आपके लिए कोविड का खर्चा कर रहा है तो एग्जम्प्ट है। फिर मैम ये iOS में क्यों दिया है? अरे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को करेगा तो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आएगा, बट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की नहीं कर रहा है, वो एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को कोविड का खर्चा कर रहा है, तो बेटा ये iOS में आता है। फिर तो गिफ्ट बन गया ना। मैंने अगर एम्प्लॉई की मदद करी तो सैलरी के चैप्टर आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉई एम्प्लॉयर है, उधर भी ये एग्जाम परक्विजिट है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर मे 23 स्टूडेंट्स। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे ओल्ड लेक्चर देखे होंगे, नवंबर 22 के लेक्चर्स देखे होंगे, यहाँ आपके लिए आता है बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है तो वो परक्विजिट में आता है मैम, सैलरी में जाएगा लेकिन वो बन जाएगा एग्जाम्प्ट परक्विजिट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय को नहीं दे रहा है, वो एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर को मदद कर रहा है, तो बेटा ये iOS में आता है। गिफ्ट में आने की बहुत संभावना है। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम मेरे रिलेटिव नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही हूँ। दिस इज नथिंग बट दिस इज मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, राइट? सो दिस इज iOS, दिस इज कंप्लीटली एग्जम्प्ट, ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। तीसरा, एनी पर्सन इज हेल्पिंग एनी अदर पर्सन, मतलब यहाँ पे कोई वो एम्प्लॉयर नहीं है कि ऐसे नहीं कि मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए हेल्प कर रहा है। एक सेकंड, आई विल जस्ट टेक दिस कॉल। उसको भूख लगी है, अभी iOS कंप्लीट करके खाना मिलेगा। क्या होगा फिर, वो iOS का लेक्चर है ना, फिर वो लिंक कल कंप्लीट नहीं होगा ना, तो कंप्लीट कर ही लेते हैं फिर। चलो अब सुनो, ओके अब सुनना। अगर कोई एनी पर्सन दूसरे एनी पर्सन को मदद कर रहा है, कि मुझे ऐसे ही किसी ने आके ऑफिस में, या ऐसे मुझे पता चला कि यार ये फलाना फलाना थर्ड पर्सन है, ये कोविड की वजह से सफर कर रहा है, तो आई एम हेल्पिंग हिम इन कोविड, या उस पर्सन की डेथ हो गई है, फिर मुझे उनको कुछ हेल्प करना है, उनकी फैमिली को मदद करनी है, तो हियर अप टू 10 lakhs इट इज एग्जम्प्ट। अब डिफरेंस क्या है 1, 2 एंड 3 में? चलो तुम बताओ। 1 में क्या है मैम? 1 में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है तो वो सैलरी में आ रहा है, वो परक्विजिट एग्जम्प्ट हो रहा है। मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे कोविड में मेरे बॉस ने हेल्प किया तो बॉस सैलरी में आएगा, ये एग्जाम परक्विजिट है। कोविड मुझे नहीं हुआ, एम्प्लॉय को नहीं हुआ, कोविड की तकलीफ एम्प्लॉय के फैमिली को हो गई, तो एम्प्लॉयर और मेरे फैमिली मेंबर के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, इसलिए वो iOS में आता है, लेकिन वो एग्जम्प्ट होता है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का तो पिक्चर ही नहीं है। थर्ड में कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को कोविड की हेल्प कर रहे हैं, ओके यस। तो इन्फोसिस ने बोल दिया कि जाके तुम ढूंढो, हमको वो कोविड में देखने का है कौन कौन लोग हैं जो कोविड में सफर कर रहे हैं, उनकी फैमिली मेंबर है, तो फॉर्म आके भरो। उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने हेल्प किया, तो अप टू 10 लाख ये एग्जाम परक्विजिट है। लेकिन ये जो पैसे, अगर आप किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसके 12 महीने के अंदर आपने देने चाहिए, नहीं तो क्या हो गया, कोविड को हो गए आज 3 साल और डेथ हो गई 3 साल, अब तुम कुछ तो टैक्स प्लानिंग कर रहे तो नहीं चलेगा। सो यू मस्ट गिव दिस मनी विद इन 12 months ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, अगर डेथ में उनको हेल्प करने की आप कोशिश कर रहे हो। इज दैट ओके? यस। तो ये गिफ्ट वाला पार्ट हो गया। अब आएगा शेयर्स का प्रीमियम वाला पार्ट, ओके हाँ, अब मैं प्रीमियम वाला पार्ट आपको यहाँ पे बताती हूँ, सुन के लो। देखो, कंपनी अगर शेयर से पैसे लेना, शेयर एप्लीकेशन मनी में सबसे बड़ा जुगाड़ हो रहा था ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। गवर्नमेंट ने बोला बस चलता ही नहीं, अभी आपने को ये चलेगा ही नहीं। कंपनी एक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लेके आए और इनकम टैक्स में भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लेके आए। तो जैसे आप कंपनी एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि शेयर एप्लीकेशन मनी को अलग अकाउंट पे रखना जरूरी है, उसको शेयर्स तुरंत दे देने या 6 महीने तक, ऐसा कुछ रूल है वहां पे। तो पढ़ा है क्या आपने लॉ में? हाँ, तो ऐसा आप वहां पे पढ़ोगे। नो एक सेकेंड, समीक्षा, ओहो हो, नो अदर मेडिकल ट्रीटमेंट, ओनली कोविड रिलेटेड। ओहो हो, ये कोविड के लिए चल रहा है बेटा, उसके लिए अमेंडमेंट है। ये सब कोविड बोल रही हूँ, ऐसा मत करना समीक्षा, इट इज ओनली कोविड रिलेटेड अमेंडमेंट। हाँ, अब आई एम कमिंग बैक टू दिस। नाउ लिसन, यू इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम। हाँ, तो वो देखो मैंने ना शेयर्स ले लिए, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कराओ, मेरे शेयर्स की वैल्यू है 500 रुपया। कितनी वैल्यू है? 500। मैं शेयर्स इशू करने वाली है 900 पे, और मैं 900 पे लेने वाली है, तो मुझे 900 रुपए दोगे तो मैं शेयर्स दूंगी। अरे 500 के शेयर्स मैं 900 में दे रही हूँ,
500 के शेयर्स है, लेकिन मुझे मिल कितने रहे पैसे? 900। कितना ज्यादा मिल रहा है, कितना जास्ती मिल रहा है? 400। दैट 400 विल बिकम योर इनकम, ये कंपनी के लिए इनकम है। सो दिस गिफ्ट लास्ट iOS वाला पार्ट इज एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी विच इज इशूइंग शेयर्स। अगर आप फोकस करोगे यहाँ पे, इट इज इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम, ये पॉइंट कंपलसरी है कि प्रीमियम पे शेयर्स होने चाहिए, एंड आपकी इशू प्राइस आपकी एफएमवी से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो मुझे मेरी शेयर्स की वैल्यूएशन से ज्यादा मिल रहे हैं। तो मान के चलिए जैसे फेस वैल्यू 100 है और मैं इशू कर रही हूँ 120 में, एम आई इशूइंग द शेयर्स एट अ प्रीमियम? यस। लेकिन अगर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन करने जाए तो वैल्यूएशन 110 है। यार 110 की वैल्यू है, मुझे 120 दे रहा है, 10 रुपए ज्यादा मिले, चलो 10 तेरा इनकम हो गया। किसके लिए? कंपनी के लिए। कंपनी व्हेन इट इशूज शेयर्स एट अ प्रीमियम एंड इशू प्राइस इज मोर देन इट्स एफएमवी, देन इट इज इनकम टैक्सेबल अंडर iOS। डिड यू गेट दिस? या इसमें वो अमेंडमेंट आया कोविड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। रिलेटिव की डेफिनेशन में याद रखना, एचयूएफ के मेंबर्स भी एचयूएफ के रिलेटिव्स होते हैं। और ये जो रिलेटिव की डेफिनेशन है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन होता है इंडिविजुअल के लिए। मतलब एक्स है तो उसकी वाइफ है, रिलेटिव बन गई। एक्स है तो उसके पेरेंट्स है, एक्स के पेरेंट्स, एक्स का ब्रदर, एक्स का सिस्टर। ब्रदर मतलब रियल, कजिन वगैरह नहीं आता है। ब्रदर इज रिलेटिव, सिस्टर इज रिलेटिव। ओके, चाचा रिलेटिव है, मतलब फादर के ब्रदर रिलेटिव है। आपकी मासी रिलेटिव है, मदर्स के साइड, फादर के साइड है, बुआ रिलेटिव है। ये सब रिलेटिव है, ये सब रिलेटिव है। अगर तुम देखते हो ब्रदर ऑफ द स्पाउस, हु इज ब्रदर ऑफ द स्पाउस? स्पाउस का भाई मतलब हाँ साला है। फिर सिस्टर ऑफ द स्पाउस है, फिर ब्रदर ऑफ फादर है, तो ये चाचा हो गया। ब्रदर ऑफ मदर मतलब मामा, सिस्टर ऑफ फादर मतलब बुआ, और सिस्टर ऑफ मदर मतलब मासी। लीनियल असेंडेंट मतलब आपके पूर्वज, ग्रैंडफादर, दादा। आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियल स्ट्रेट लाइन, आजू बाजू वाले नहीं, लाइक यू, योर फादर, योर ग्रैंडफादर, हिज फादर, ऐसा। एंड लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल मतलब चिल्ड्रेन। अंकित मैम इज सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब तू क्या बोल रहा है? इस पार्ट में आ रहा है क्या? सिस्टर इन लॉ मतलब ब्रदर अगर रिलेटिव है तो ब्रदर की वाइफ सिस्टर इन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब भाभी बोल रहा है क्या तू? तो ब्रदर अगर रिलेटिव है तो उनके स्पाउस भी रिलेटिव है। अगर चाचा रिलेटिव है तो चाची भी रिलेटिव है, मामा रिलेटिव है तो मामी भी रिलेटिव है, मतलब उनके स्पाउस भी रिलेटिव होने वाले हैं। लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल मतलब आपके बच्चे। लीनियल असेंडेंट ऑफ द स्पाउस मतलब स्पाउस के पेरेंट्स, मतलब आपके सास ससुर। और लीनियल डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, अलग से क्यों बोला है? स्पाउस के बच्चे, कभी कभी स्टेप चिल्ड्रन भी हो सकते हैं इसलिए। वाइफ और हस्बैंड ऑफ द रिलेटिव अबाव, अगर अबाव कोई भी रिलेटिव है तो उसकी वाइफ और स्पाउस भी रिलेटिव बन जाएंगे। करेक्ट। अब कौन से खर्चे अलाउड है और कौन से खर्चे अलाउड नहीं है, आखिरी वाला पार्ट। अब कौन से खर्चे अलाउड है ये देखो, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है? जनरली इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज अलाउड, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन इज अलाउड। डिविडेंड इनकम में सिर्फ 20% ऑफ द इनकम विल बी अलाउड। 20% ऑफ डिविडेंड इनकम कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर। अच्छा, और यहाँ आपको ये समझना है, पेंशन में मैंने आपको बोल दिया 1/3 ऑफ 15,000। फिर मैंने आपको ये भी बोल दिया, पता है अगर आपने ना मैचिंग प्रिंसिपल होता है, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट iOS में ले लिया तो बेटा उस प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी iOS में आएगा, सेम एज पर सेक्शन 32। उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी iOS में आएगा। लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी का रेंट आपने पीजीबीपी में ले लिया तो बॉस उसका खर्चा, उसका डेप्रिसिएशन भी पीजीबीपी में आएगा। आप iOS में ले लो या पीजीबीपी में ले लो, 32 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, याद रखना। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने फैमिली पेंशन में बोल दिया। कॉम्पनसेशन इंटरेस्ट के लिए मैंने 50% खर्चा बोल दिया। अब आपको समझना है, कैजुअल इनकम से कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, कैजुअल इनकम से कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, ठीक है। ये देखो, ये 50% का फिक्स डिडक्शन, ये बोलती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट एनहांस कॉम्पनसेशन पे 5 लाख मिला, आपका इनकम क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन 5 लाख मिला तो आपका इनकम क्या होगा? 2,50,000। कैसे? 50% एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचा हुआ इनकम है बन जाएगा आपका iOS वाला इनकम। करेक्ट। हाँ, अब कोई भी खर्चा मैम वो सेम है पीजीबीपी जैसा, कैपेक्स है तो अलाउ नहीं होगा,
हाँ, इनकम अर्न करने के लिए कोई भी खर्चा तो वो अलाउ होगा, पर्सनल खर्चे अलाउ नहीं होंगे। अगर आप खर्चा करना चाह रहे हो तो टीडीएस कट करना चाहिए। पता है आपको पीजीबीपी वाले 2-3 पॉइंट सेम है यहाँ पे। सेक्शन 40A, सेक्शन 40A क्या बोलता है, कैश में पेमेंट करना है तो 10,000 के ऊपर अलाउ नहीं करना है। वो सेक्शन भी आईओएस में, आईओएस में ना आपने किसी ड्राइवर की या रिपेयर मेंटेनेंस 12,000 कैश में दे दिया मशीनरी का, बेटा अलाउ नहीं होगा। आईओएस में कैश वाला प्रोविजन अप्लाई होता है, आईओएस में रिलेटिव वाला प्रोविजन अप्लाई होता है और टीडीएस वाला भी अप्लाई होता है। माने बिना टीडीएस के आप किसी को पेमेंट करोगे तो 30% डिसअलावेबल होगा, बिना टीडीएस के अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करोगे तो 30% डिसअलाउ होगा, बिना टीडीएस के अगर आप सामने वाले को बिना टीडीएस के एनआर को पे करोगे तो 100% डिसअलाउ होगा। समझ में आ रहा है कि आपको? यस, तो कैपेक्स नहीं होना चाहिए, कौन से खर्चे डिसअलाउ, पर्सनल अलाउ नहीं होंगे, इंटरेस्ट बिना टीडीएस के अलाउ नहीं होगा, सैलरी टीडीएस के बिना अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 40A आ गया, मतलब कैश वाला, रिलेटिव वाला, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, कैजुअल इनकम के अगेंस्ट कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। और पेमेंट बिना टीडीएस के, देखो ये रिलेटिव, ये कैश, ये बोल दिया। और पता है यहाँ पे भी डीम्ड डिविडेंड हो सकता है। कोई भी खर्चा अगर पहले डिडक्शन करके, प्लीज यू कैन राइट दिस, कोई भी खर्चा पहले डिडक्शन करके अलाउ हुआ है, अब रिकवर हो गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। पहले खर्चा अलाउ हुआ, आईओएस में खर्चा अलाउ किया, बाद में जैसे मैंने किसी एजेंट को कमीशन दे दी, कुछ फी दे दी, बाद में वो रिकवर हो गया, एजेंट से काम नहीं हुआ, कुछ हो गया तो मैंने रिफंड ले लिया, तो बॉस मेरा इनकम बन जाएगा। यस, देख लो, आई थिंक एंटायर चैप्टर इज डन नाउ। एक बार ये अमेंडमेंट आपको देखना है तो मैं दिखा सकती हूँ। या देखो, एनी सम रिसीव बाय फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉय, उसके डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर इज नॉट टैक्सेबल अंडर 56(2)(10), बिल्कुल वो टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉय के डेथ के बाद मैं चाहती हूँ कि उसके फैमिली मेंबर्स को पैसे मिले, मैं पैसे देती हूँ, आई डोंट टैक्स इट अंडर आईओएस। ऑल्सो एम्प्लॉयर नहीं है, एनी पर्सन गिविंग टू एनी पर्सन, किसी के डेथ के बाद 10 लाख की लिमिट सबके लिए नहीं है, 10 लाख की लिमिट सिर्फ थर्ड पॉइंट के लिए। पहला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रहा है, वो परक्विजिट में जा रहा है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, जैसे टाटा कंपनी ने की है, उनके साथ जो भी एम्प्लॉयज कोविड में एक्सपायर हो गए, उनकी फैमिली को बहुत उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने जो भी पैसे दिए एम्प्लॉय के डेथ के बाद, इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर आईओएस। एनी पर्सन टू एनी पर्सन, एनी पर्सन टू एनी पर्सन के लिए 10 लाख की लिमिट है। मनप्रीत, तू हेल्थ चेकअप 5,000 इन कैश कब से बोल रहा है? आईओएस में कहाँ है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 80D में आता है बेटा, 5,000। हाँ बेटा, ये नोट्स नहीं, आपको लिख के लेना इस्माइल, मैंने सब लिखवा के दिया अभी, सिर्फ आखिरी के 2-3 पॉइंट्स लिखवा के नहीं दिया क्योंकि टाइम नहीं था, कम था इसलिए। ये एक एग्जाम्पल किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। देखो किसी को अगर ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अर्न 1 लाख, इसके लिए आपने लोन लिया 32,500। यू कैन नोट दिस डाउन। अब बाद में ये लेक्चर पॉज करके ये नोट कर सकते हो। डिविडेंड का एग्जाम्पल देखो, आप क्या ऑब्जर्व करो, 1 लाख का डिविडेंड मिला, मैंने लोन लिया ये शेयर्स के लिए, इंटरेस्ट का अमाउंट 32,500 है, लेकिन पता है मुझे 32,500 का खर्चा नहीं मिलेगा, 32,500 और 20,000 विच एवर इज लोअर, तो मुझे 20,000 का ही खर्चा मिलेगा और मेरा आईओएस होगा 80,000। आपको रिवाइज करना है गिफ्ट वाला पार्ट, बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, तो गिफ्ट वाले पार्ट के लिए आपको बिल्कुल सॉल्व करना है अच्छे से। हो गया? देखो कुछ छूट तो नहीं गया अभी, बिकॉज आई वांट टू से दैट आईओएस इज ओवर एंड आई कैन कंक्लूड इट देन। हाँ, वो भी कल भी चेक कर सकते कोई भी लेक्चर में। मैम हाँ, कोई भी पूछ सकता है, मैम आई एम नोटिंग इट बट आई नीड पीडीएफ। इस्माइल, आई एम नॉट गिविंग पीडीएफ दिस एंटायर चैप्टर, बाकी तो हमने नोट करके लिया है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। एमएलए एंड एमपी सैलरी बोलो कहाँ जाएगा? आईओएस में जाएगा। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। मैम 10 लाख की 12 मंथ्स की लिमिट, तुषान तेरी क्वेरी थी इसलिए बोल भी दिया, तुम सुनते नहीं हो। तुषान 10 लाख की लिमिट सिर्फ
एनी पर्सन टू एनी पर्सन के लिए है। हाँ, थर्ड केस में 10 लाख की लिमिट सब केस में नहीं है। चलो, और कोई है क्या डाउट? क्वेरीज प्लीज सेंड योर क्वेरीज। आज आप iOS रिवाइज करोगे, लर्न करोगे, खत्म करोगे। आपको क्वेश्चंस जो है आपने जहां भी नोट से किए होंगे, मॉड्यूल उठा के करना है, मॉड्यूल से कर लीजिए। सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल ऑल्सो, यू कैन सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑल्सो। एनी क्वेरीज? नो? एग्जाम्पल दिखा दीजिए। आप बाद में भी लेक्चर इसको पॉज करके भी यहाँ पे ले सकते हैं। तू ये कर देना, इसका फोटो डालना अपने इसके लेक्चर में, यहाँ से स्क्रीन से फोटो ले लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे। अनिल, आई विल शेयर 1 मिनट। क्वेश्चंस के लिए आप मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए आज। अभी ये शेयर करो, डिविडेंड वाला पार्ट। नहीं 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 नहीं, नहीं। शेयर प्रीमियम वाला पार्ट चाहिए, ये आंसर है। या मॉड्यूल इज इनफ राइट नाउ, प्लस लिटिल बिट ऑफ योर नोट्स कहाँ से भी आपने किए होंगे वो, प्लस मैं पेपर सॉल्विंग कराऊंगी तब समझेगा। गुड इस्माइल, गो थ्रू इट टुडे। कर लिया ये? देख अच्छे से आया क्या? सेंड, वी आर सेंडिंग पिक्चर्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप। आ गया? अब ये अमेंडमेंट का फोटो तुम्हारे पास होगा कि अच्छा लिखा हुआ? किसी ने अमेंडमेंट के 3 पॉइंट्स अच्छे से लिख के लिए होंगे तो वो फोटो शेयर कर दे। आई थिंक ये नोट्स में से ये कर दो 10, ये 11 पॉइंट, ये देखो ये 11, 12 एंड 12 ही है। हाँ, यहीं से क्लिक कर देते हैं। या डोंट वरी, अमेंडमेंट्स वापस होंगे ना। पीजीपीपी के आंसर्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगी। कल मैं लूंगी आईटीआर। कल का शेड्यूल क्या है? आईटीआर। थोड़ा सा टाइम पे स्टार्ट करेंगे, वो लॉ का क्लास लेट हो रहा है इसलिए लेट हो रहा है, बट आई विल टॉक टू अंकिता ऑल्सो एट 11:15। आई वॉन्ट टू स्टार्ट नाउ। ओके, यस, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम की लिंक मैं कल शेयर करती हूँ लेक्चर के नीचे, एक दूसरे को हेल्प करके प्लीज़ ऐड कर दीजिए। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इज 10%। अजिंक्य, इन दिस चैप्टर येस, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इज 10%। ओके, या सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। स्टडी टुडे, iOS का चैप्टर लर्न कीजिएगा। कल मैं आपके साथ रिवाइज करूंगी द टॉपिक ऑफ ITR। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।